मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। समाज में रीति रिवाज का निर्माण क्यों करते हैं? वही व्यक्ति के व्यवहार को नियमित करने के लिए। और इसका एक समानांतर शब्द होता है मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब क्या होता है? मोरेस से बना हुआ है, लैटिन भाषा के मोरेस से बना है, जिसका मतलब होता है रीति रिवाज। और रीति रिवाज का निर्माण जो है वही व्यक्ति के व्यवहार को नियमित करने के लिए किया जाता है। फिर कौन सी चीजें जो है एथिकल स्कोप, एथिकल स्टडीज जो है उसके स्कोप से बाहर होती है? तो कौन कौन सी चीजें होती है? ऐसे लोग जो समाज में नहीं रहते हैं और मानसिक रूप से कोई विक्षिप्त व्यक्ति है, या 7 साल से कम वर्ष का बच्चा है, या फिर कोई पशु पक्षी है तो उसको हम नहीं करते हैं, और दबाव में किए गए कार्य, अनैच्छिक कार्य, इन सब चीजों को नीति शास्त्र की परिभाषा से क्या रखते हैं, या स्कोप से क्या रखते हैं? बाहर रखते हैं। और फिर नीति शास्त्र की एक पूर्व मान्यता है, वो क्या है? संकल्प स्वातंत्र, फ्रीडम ऑफ विल। फ्रीडम ऑफ विल क्या कहती है? प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और उसे उसके कार्यों हेतु क्या ठहराया जाना चाहिए? उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल ठहराओ उसके उसके कार्यों के लिए, क्योंकि उसने अपने स्वयं ने निर्णय लिए हैं। ठीक है। और यह अगर हम संकल्प स्वातंत्र में विश्वास कर रहे हैं तो हम किसको नकार रहे हैं? नियतिवाद को नकारते हैं। नियतिवाद कैसे अवधारणा होती है? एक ऐसी अवधारणा है जो कहती है कि सब कुछ पहले से निर्वात है, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, ऐसा कुछ कोई कैसा कॉन्सेप्ट है, और उसको हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो अब नियतिवाद को नकारते हैं, क्योंकि नियतिवाद को स्वीकार कर लिया तो नैतिक मूल्यांकन और किसी को जो है वो जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। इसके बाद में आता है कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ विल की क्या कंडीशंस होती है? सबसे पहला, विकल्पों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव से ऑप्शंस। दूसरा, कार्य करने की क्षमता। और तीसरा, परिणामों का ज्ञान जो है वो होना चाहिए। फिर जब भी नीति नैतिकता का निर्धारण करते हैं तो कुछ निर्धारक तत्व होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या? कृत्य। कृत्य कैसा है? कुछ कृत्य तो हमेशा ही क्या होंगे? अनैतिक होंगे। फिर देखा जाता है कि कर्ता कैसा है, कर्ता व्यक्ति कौन है। अगर वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार पदों पर है तो उसका नैतिक मूल्यांकन कठोर तरीके से होगा। उसके बाद में आता है परिस्थितियां कैसी थी। ठीक है, अगर परिस्थितियां ऐसी हुई है कि परिस्थितियों के कारण अगर कोई गलत कार्य हुआ है तो दोष किसका है? परिस्थितियों का है। फिर इंटेंशंस, अगर इरादा कैसा है, अच्छा इरादा है या बुरा इरादा है। अगर अच्छे इरादे से कार्य किया गया और रिजल्ट आ गया बुरा, तो वो कार्य नैतिक मानते हैं। और अगर अच्छे बुरा इरादा था और फिर भी रिजल्ट जो है वो अगर अच्छा भी हो गया है तो भी वो कार्य कैसे है? अनैतिक ही है। और उसके बाद में कौन? तो उसके पीड़ित या लाभार्थी कौन है। ठीक है, पीड़ित या लाभार्थी को देखते हैं और फिर देखते हैं परिणाम। तो इस तरीके से 6 फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर देखा जाता है। अब अगला लिखो, मूल्य। अगला जो चैप्टर है, मूल्य जो है वो अलग अलग समूहों के अलग अलग होंगे, परंतु उनके अंदर समूह के अंदर सामान्य क्या होगी? सहमति होगी। मूल्य आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। और मूल्यों का एक सोपान क्रम होता है, एक हायरार्की होती है, हायरार्की में एग्जिस्ट करते हैं। और हायरार्की में एग्जिस्ट करते हैं तो हमें कौन सा, कुछ मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और कुछ कम महत्वपूर्ण होंगे। और जब भी हम दुविधा में होंगे, कहीं डिलेमा होगा, कोई भी किसी प्रकार की दुविधा है कि दो में से क्या चूज करें, तो हम किसके आधार पर चूज करेंगे? हमारे मूल्यों के आधार पर। जो ज्यादा महत्वपूर्ण मूल्य होगा उसके आधार पर हमारा आचरण जो है वो हो जाएगा। फिर मूल्य जो है आदर्श के रूप में होते हैं, और इनको आदर्श का मतलब है कि पूर्ण रूप से इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ उनको प्राप्त करने के हम क्या कर सकते हैं? प्रयास। फिर मूल्य जो है वो जन्मजात नहीं होते, उनको क्या करते हैं? सीखा जाता है। मूल्य जो है लर्न करते हैं। किससे लर्न करते हैं? परिवार से, समाज से, और शिक्षण संस्थानों की भूमिका जो है उसमें होती है। और मूल्य जो है सामान्यतः स्थायी होते हैं, परंतु इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता। बिलीफ चेंज हो जाएगा तो वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। तो फिर परिवार की क्या भूमिका है? तो परिवार का महत्व क्या होता है? तो परिवार का क्या महत्व होता है? पहली फर्स्ट स्कूल जो है वो कौन है? परिवार ही है। और परिवार के अंदर व्यक्ति सबसे ज्यादा समय जो है किसके साथ बिताता है? परिवार के साथ। और समय में भी कौन सा समय? प्रारंभिक जीवन, जो बचपन है, वो परिवार के साथ ज्यादा बिताता है। और बचपन के अंदर जो बच्चा होता है उसका जो दिमाग होता है वो किस रूप में होता है? एक कागज के रूप में होता है, एक क्लीन स्लेट के रूप में होता है, जिसके ऊपर किसी प्रकार की बातें लिखी जा सकती है। और प्रारंभिक जीवन के अंदर जिन मूल्यों का निर्माण होता है वो आजीवन उसके साथ चलते हैं। ठीक है। और परिवार जो है उसका एक अधिकार भी है, और परिवार का ये कर्तव्य भी है कि परिवार के पास अधिकार है कि वो मूल्य निर्माण कर सके। और परिवार जो है उसके अंदर अलग अलग सदस्य होते हैं, और अलग अलग सदस्यों के द्वारा अलग अलग प्रकार के मूल्य सिखाए जाते हैं। जैसे माता के द्वारा करुणा, सहिष्णुता, दया, त्याग, दूसरों का देखभाल करना, बड़ों का आदर करना, ये सब, निस्वार्थता, ये सब चीजें कहाँ से सीख लेते हैं? माँ से सीख लेता है व्यक्ति। और पिता से क्या सीखते हैं?
तो निडरता सीखते हैं, संघर्ष सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं, नेतृत्व सीखते हैं, सामाजिकता सीखते हैं और आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत। तो और भाई बहन से भी सीखते हैं। क्या सीखते हैं? हाँ, साझा करने का भाव, सहयोग का भाव और बंधुत्व, ऐसी झूठी झूठी बातें वहां से सीखते हैं। दादा दादी से क्या सीखते हैं? धार्मिकता और आध्यात्मिकता, नैतिकता, महापुरुषों का जीवन चरित्र। और फिर मूल्य निर्माण में क्या विधियां क्या होती है? विधियां कौन कौन सी होती है? पालन पोषण की अलग अलग विधियां होती है। तो पारंपरिक विधि हो सकती है, उदारवादी विधि हो सकती है, या इन दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। या फिर क्या होता है? प्रेक्षण से सीखना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो बच्चा जैसा देखता है घर में वैसी चीज सीख लेगा। और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, उसको पुरस्कार और दंड जो है वो दिया जाता है। और रोल मॉडल होता है, परिवार के सदस्य जो है रोल मॉडल की भूमिका निभाते हैं, तो वो इंस्पायर करते हैं। कुछ विशिष्ट शिक्षाएं दी जाती है। और सामाजिक प्रभाव होता है, जो समाज के अंदर लोग होते हैं वो भी परिवार के कारण हमारे संपर्क में आते हैं, रिश्तेदार वगैरह होते हैं। और संयुक्त परिवार होता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के मूल्य होते हैं और कुछ रीति रिवाजों का भी पालन किया जाता है। पर समस्या क्या है? परिवार में नकारात्मक मूल्य भी सिखाए जाते हैं। कुछ परिवार के अंदर जो है नकारात्मकता भी होती है, वो नकारात्मक मूल्य भी व्यक्ति सीख लेता है, जैसे अंधविश्वास, संकीर्णता, जातिवाद, सांप्रदायिकता। ये सब चीजें जो है वो परिवार से भी सीखी जा सकती है। और विरोधाभास, अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग सिखा रहे हैं, तो कई बार उनमें आपस में क्या हो जाता है? कॉन्ट्रडिक्शन भी हो जाता है, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं मैं ऐसी परिस्थिति में। और जो बोलते हैं वैसा खुद करते नहीं है, ठीक है? खुद जो है वो जैसा उपदेश देते हैं वैसा उनका खुद का आचरण जो है उस प्रकार का नहीं हो पाता है। और फिर अब वर्तमान में तो आर्थिक महत्वाकांक्षाएं जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आर्थिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने के कारण जो परिवार नामक संस्था है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? वो कमजोर होती जा रही है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ी है, आधुनिकता आई है, मटेरियलिज्म आया है, भौतिकतावाद आया है, उसके बाद में परिवार से व्यक्ति का जुड़ाव जो है वो भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो ये सब समस्याएं जो है वो है। फिर लिखो, मूल्य निर्माण में शिक्षण संस्थान की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन वैल्यू इनकलकेशन। डायमेंशन ऑफ एथिक्स में कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एक तो क्या होता है? एक तो शाखाओं के आधार पर, और दूसरा आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर। एक तो ब्रांचेस के आधार पर, एक मॉडर्न जो आइडियोलॉजीज है उनके आधार पर। शाखाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? मान के नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र और व्यवहारिक। नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स, मान के नीति शास्त्र, वापस तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है उसमें कौन? परिणाम निरपेक्ष या डिओंटोलॉजिकल एथिक्स। परिणाम निरपेक्ष, डिओंटोलॉजिकल एथिक्स जो है वो क्या कहता है कि परिणामों के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण थिंकर है वो कौन है? इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट क्या कहता है? वो कार्य नैतिक होते हैं जो कि कर्तव्य की चेतना से किए जाते हैं, विद स्पिरिट ऑफ ड्यूटी जो परफॉर्म किए जाते हैं वो नैतिक होते हैं। फिर उसके बाद में आती है भगवत गीता। भगवत गीता में क्या कहा? निष्काम कर्मयोग, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि फल नियंत्रण में नहीं है, और फल की चिंता करने से कार्य करने की दक्षता जो है वो प्रभावित होती है। और उसके बाद में अंतः प्रज्ञावादी इंट्यूशनिस्ट, वो क्या कहते हैं? अंतःकरण, अंतःकरण जो है वो इनर वॉइस या जो कंसाइंस है उसकी आवाज हमें सुननी चाहिए और उसी के आधार पर कार्य करने चाहिए। ठीक है, अगर हम उसके आधार पर कार्य करते हैं तब तो हम नैतिक हैं, और नहीं करते हैं तो अनैतिक है। उसके बाद दूसरे आते हैं वो है परिणाम सापेक्ष, टेलियोलॉजिकल एथिक्स या कॉन्सिक्वेंशलिज्म। ये क्या कहता है? तो इसमें सबसे पहले स्वार्थवादी। स्वार्थवादियों का कहना है वो कार्य नैतिक है जिससे कि हितों की पूर्ति होती है। फिर आते हैं सुखवादी। सुखवादी क्या कहते हैं? वो कार्य नैतिक है जिससे कि सुख मिलता हो, सुख मिलता हो। और फिर आते हैं उपयोगितावादी। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। और उसके बाद में विकासवादी। विकासवादी क्या कहते हैं? विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जो भी चीजें या जो कार्य विकास की प्रक्रिया में हमें आगे ले जाएं वो तो नैतिक है, और जो वापस पीछे ले जा रहे हैं वो अनैतिक है। उसके बाद में आत्मपूर्णतावादी। आत्मपूर्णतावादियों का कहना है कि हमारे अंदर कुछ चेतन तत्व है, और अगर हम उसकी पूर्णता की ओर जा रहे हैं, अगर हम उसके परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं तब तो नैतिक है, और अगर हम परफेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं तो हम अनैतिक। फिर आते हैं सद्गुण, वर्च्यू एथिक्स। सद्गुण क्या होते हैं?
सद्गुण क्या होते हैं? वर्च्यूज। श्रेष्ठ गुणों को क्या कहा जाता है? सद्गुण। एक्सीलेंट क्वालिटीज आर कॉल्ड वर्च्यूज। और सद्गुणों के अंदर सद्गुण नीति शास्त्र में प्रमुख है वो है ग्रीक थिंकर्स, और ग्रीक थिंकर में सबसे पहला है वो है सुकरात। सुकरात, फिर सुकरात के बाद उसका शिष्य प्लेटो, प्लेटो के बाद में अरस्तु, अरस्तु के बाद कन्फ्यूशियस और ताओवाद। ठीक है, तो ये तो हो गए मानकीय नीति शास्त्र। फिर होता है अधिनीति शास्त्र। तो देखो अधिनीति शास्त्र क्या होता है, तो इसके अंदर अधिनीति शास्त्र में जो भी नैतिक अवधारणाएं होती है, एथिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की स्टडी की जाती है। कि जैसे मान लो कि ये कांट ने कहा कि कर्तव्य चेतना से किए गए कार्य क्या है? नैतिक है। परंतु जो अधिनीति शास्त्र के अंदर बात करेगा वो कहेगा कि भाई कर्तव्य होता क्या है, कर्तव्य को कैसे डिफाइन करोगे, क्या है कर्तव्य, कौन सी चीज कर्तव्य है और कौन सी चीज कर्तव्य नहीं है। या फिर आपने कहा कि भाई सुख प्राप्त करना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो सुख क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे सुख को, कौन सा सुख है, शारीरिक सुख है, भौतिक सुख है, मानसिक सुख है, कौन सा सुख है। तो सुख क्या होता है इसके बारे में चर्चा कहां की जाएगी? वो अधिनीति शास्त्र में की जाएगी। तो जो भी एथिकल कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कहां पर की जाती है? वो अधिनीति शास्त्र या मेटा एथिकल जो एथिक्स होती है उसमें की जाती है। और हमारे सिलेबस के अंदर मेटा एथिक्स के लिए 5 कॉन्सेप्ट जो हैं वो दिए गए हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं? तो रित, ऋण, रित ऋण कर्तव्य, दैट इज ड्यूटी, शुभ या गुड, और सद्गुण वर्च्यू। तो कितने हैं टोटल कॉन्सेप्ट? कितने हैं? 5 कॉन्सेप्ट जो है वो अपन को दिए गए हैं। तो इन 5 कॉन्सेप्ट की वैसे स्टडी कहां पर होती है, कौन से एथिक्स के कौन से ब्रांच में होती है? मेटा एथिक्स में होती है। तो लिख लो बस मेटा एथिक्स, उसमें इन 5 के नाम लिख लो। ऋण, रित, ऋण, रित, कर्तव्य, शुभ, रित पूरा तय, पूरा आता आधा आता है? रित में पूरा आता है, आधा नहीं आता है? पूरा लिख लो, पूरा आता है। हाँ, कर्तव्य, शुभ और सद्गुण, ये होता है मेटा एथिक्स। फिर होता है अप्लाइड एथिक्स। तो अप्लाइड एथिक्स में क्या करते हैं? अप्लाइड एथिक्स में जो अलग अलग व्यवसाय हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र के जो नीति शास्त्र हैं उसको इसमें पढ़ा जाता है। जैसे इसके अंदर आएगा कौन सा? मेडिकल एथिक्स। कैसा आएगा? एक एग्जाम्पल कौन सा होगा? मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स का मतलब क्या होगा? मेडिकल जो प्रोफेशन है उस मेडिकल प्रोफेशन के अंदर कोई डॉक्टर है, कोई अगर इंस्टीट्यूशन है, कोई हॉस्पिटल है, या किसी मेडिकल की कोई दूसरी संस्था है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, या कहीं पर कोई दवाइयों का निर्माण हो रहा है, कोई फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशन है, तो इन सब के जो कंडक्ट होंगे उन कंडक्ट का एथिकल इवेल्युएशन कहां पर किया जाएगा? मेडिकल एथिक्स के अंदर किया जाएगा। कि भाई कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर्स मान लो कि वो हड़ताल पे चले जाए, डॉक्टर्स किस पे चले गए हैं? हड़ताल पर। अब डॉक्टर्स का हड़ताल पे जाना सही है या गलत है? तो ये सही या गलत उसकी चर्चा कहां पर की जाएगी? एथिक्स के कौन से ब्रांच में की जाएगी? अप्लाइड एथिक्स। और अप्लाइड एथिक्स में भी मेडिकल एथिक्स के ऊपर जो उसकी चर्चा की जाएगी। या फिर अभी आपने कहा कि साहब कोरोना है और उसके कारण वैक्सीन बनानी है, तो वैक्सीन बनाने के लिए ह्यूमन ट्रायल करना है। बस पहले तो क्या, वैसे तो क्या होता है, वैक्सीन का ट्रायल होता है और बहुत पैसे एनिमल वगैरह पे ट्रायल करते हैं, और बाद में जाकर लास्ट में जाकर क्या करते हो आप? ह्यूमन ट्रायल करते हो। और ऐसा करने में तो बहुत सारा समय लग जाता है, 5 साल लग जाएंगे एक वैक्सीन के अप्रूवल के अंदर। अब 5 साल तो आप रुक नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी करना पड़ेगा। और जल्दी करके और आपको वैक्सीन जो है फटाफट बनानी है, तो फटाफट बनानी है, तो क्या ये सही है या गलत है? कि आपने बीच वाले फेजेस जो है वो बाईपास कर दिया, सीधा ह्यूमन ट्रायल कर दिया, क्या ये सही है या गलत है? तो इसकी चर्चा कहां पर होगी? मेडिकल एथिक्स में की जाएगी। और मेडिकल एथिक्स का भाग है वो अप्लाइड एथिक्स का भाग है। बस लिख लो, इसमें नाम नाम लिखने। सबसे पहले लिखो चिकित्सीय नीति शास्त्र, अप्लाइड एथिक्स में चिकित्सीय नीति शास्त्र, मेडिकल एथिक्स। तो जैसे एक बार अमेरिका के अंदर एक ऐसी घटना हो गई थी, कोई वहां बीमारी जो है, बीमारी फैल गई, और बीमारी फैलने के बाद में उसकी वैक्सीन बनानी थी। तो क्या साहब ये वैक्सीन कहाँ से बनाए? तो अमेरिका वालों ने कहा भाई इस पर तो ह्यूमन ट्रायल करना पड़ेगा, वैक्सीन तो जल्दी से बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ह्यूमन ट्रायल अमेरिकन पे तो कर नहीं सकते हो, अमेरिकन की लाइफ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करें? वहां पर एक पास में एक देश है, साउथ अमेरिका मतलब कैरेबियन आइलैंड में एक देश है ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला गए और ग्वाटेमाला जाके पहले तो बीमारी फैलाई। पहले तो ग्वाटेमाला वाले लोगों को क्या किया? बीमार किया। और बीमार करने के बाद उनको कहा कि देखो हमारे पास में दवाई है,
और हम तो उनको दवाई भी लगा दी, और दवाई लगा के वो कर क्या रहे थे एग्जैक्टली, टेस्ट कर रहे थे, वो एक ह्यूमन ट्रायल कर रहे थे। और ट्रायल करना, आप इस तरीके से ट्रायल कर रहे हो, तो ये मेडिकल एथिक्स में एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल जो है आपने सेट किया है कि भाई आपने कोई ह्यूमन वैल्यू, क्योंकि मनुष्य का जीवन है, उस जीवन की अपने आप में एक वैल्यू है, और उस वैल्यू को आपने समझा नहीं, और एक मनुष्य को महत्वपूर्ण मान लिया कि भाई अमेरिकन की लाइफ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्वाटेमाला वाले मर जाए तो मर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऐसे जीवित में रह के ऐसा क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये मेडिकल एथिक्स में जो है उसको क्या नहीं माना जाता, वो सही नहीं माना जाता, और इसलिए अमेरिका की हमेशा ही आलोचना होती रही। और 2010 के अंदर तो बराक ओबामा जो है वो ग्वाटेमाला गया, और जाकर उसने जो है वो माफी मांगी ग्वाटेमाला के लोगों से कि साहब उस समय हमारे लोगों ने जो काम किया था वो बिल्कुल नैतिक नहीं था, इसके लिए हम अभी भी गिल्ट ट्रैप के अंदर हैं उस, और अब हम जो है उससे क्या मांगना चाहते हैं, आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं। तो ये कहां पर ये बात किसकी है मेडिकल एथिक्स। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स एथिक्स होता है, स्पोर्ट्स एथिक्स, खेल नीति शास्त्र, अगला एग्जांपल लिखो उसका, खेल नीति शास्त्र, स्पोर्ट्स एथिक्स। और खेल नीति शास्त्र क्या कहता है, तो खेल नीति शास्त्र में किसकी चर्चा होगी, खिलाड़ियों की, खिलाड़ियों का व्यवहार कैसा है, खेल के नियम जो है वो कैसे बने हुए हैं, खेल की जो संस्थाएं हैं वो कैसा कार्य कर रही हैं। तो खेल के खिलाड़ियों, एक बार जो ऑस्ट्रेलिया का एक था प्लेयर स्टीव स्मिथ, स्टीव स्मिथ है उसका नाम, हाँ, तो उसके ऊपर बॉल टेम्परिंग का कुछ जो है पहले आरोप लगे थे, वो बॉल टेम्परिंग कर रहा था। उसके बाद में वो इंडिया आया, फिर कहीं और मैच हो रहा था, तो भारतीय जितने भी दर्शक थे वो सब जो है उसकी क्या कर रहे थे, वोटिंग कर रहे थे उसके विरुद्ध। काम कब की बात है, वर्ल्ड कप की। हाँ, तो उसके विरुद्ध जो है वो बहुत ज्यादा वोटिंग की जा रही थी, उसको परेशान कर रहे थे, तो ऐसे फिर विराट कोहली आया और उसने कहा कि यार ये कोई तरीका थोड़ी है, भारतीय दर्शकों को उसने समझाया, और समझाने के बाद में भारतीय दर्शक माने कि भाई ठीक है अब हमको ये काम नहीं करना चाहिए। तो विराट कोहली का ये जो जेस्चर था, ये जो उसने काम किया, इसका क्या किया गया कि इसको सराहा गया कि भाई हाँ ये खेल भावना होती है। आप संख्या में ज्यादा हो, आपके 140 करोड़ लोग, तो आप सबको परेशान करते रहोगे, संख्या में तो हमेशा ज्यादा ही रहोगे, वो बेचारे कभी तुम्हारे बराबर नहीं आ सकते। तो पर ऐसा व्यवहार जो है, व्यवहार करना किसी के साथ में भी अच्छा नहीं। तो ये चर्चा जो है कहां पर होती है, खेल नीति शास्त्र के, तो इसका खेल नीति शास्त्र। फिर अगला एग्जांपल होता है वो है व्यवसायिक नीति शास्त्र, बिजनेस एथिक्स। व्यवसायिक नीति शास्त्र में क्या होगा, तो व्यवसाय के अंदर जुड़े हुए जो लोग हैं, व्यवसाय में कौन कौन जुड़े हुए लोग हैं, तो कोई कंपनी है, उसके कस्टमर्स हैं, और दूसरे कोई नियम है, या फिर उनके आपस में बीच में किस प्रकार के लेन देन किए जाते हैं, किस प्रकार का ट्रांजेक्शन होता है। तो इन सब चीजों को व्यवसायिक नीति शास्त्र जो उसमें उसको इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि किसी कस्टमर के साथ धोखाधड़ी हो जाए, तो ये धोखाधड़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए, या गलत आप ऐड दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट में झूठे झूठे ऐड जो दिए जा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। और इसकी जो आलोचना होगी, इसका मूल्यांकन किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा, व्यवसायिक नीति शास्त्र। और व्यवसायिक नीति शास्त्र किसका भाग है, व्यवहारिक नीति शास्त्र का भाग है। तो ये व्यवसायिक नीति शास्त्र। इसी तरीके से प्रशासकीय नीति शास्त्र, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, प्रशासकीय नीति शास्त्र, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। प्रशासकीय नीति शास्त्र में क्या होगा, प्रशासक, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके बिहेवियर को क्या किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा। कि उसके बिहेवियर को इवेल्युएट करने के लिए क्या करेंगे, तो प्रशासन के अंदर, जो प्रशासन में जो भी लोग होते हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, उनकी एक आचार संहिता बनी हुई है, उनकी एक नैतिक संहिता है कि उनके अंदर कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, कौन सी वैल्यूज जो है वो होनी चाहिए, और उन वैल्यूज का उस व्यक्ति को पालन करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे सिविल सर्वेंट है तो कैसा होना चाहिए, वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें इंपार्शियलिटी होनी चाहिए, निष्पक्षता जो है वो निष्पक्षता होनी चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, उसमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी कार्य कर रहा है उसको ओपनली करे, ट्रांसपेरेंट तरीके से करे। और सिविल सर्वेंट का जो बिहेवियर है वो एक रोल मॉडल का बिहेवियर जो है वो होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब लोग जो है उनके बिहेवियर को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। सिविल सर्वेंट भी जो समाज है उसमें नेतृत्व प्रदान करता है, और नेतृत्व समाज को तो देता ही है, समाज के लोग तो सीखते हैं सिविल सर्वेंट से, और बाकी प्रशासन भी जो टॉप लीडरशिप है उससे देखिए। एक तो प्रशासन के अंदर सबसे नीचे स्तर पर कोई व्यक्ति है, तो अगर कांस्टेबल है और उसका बिहेवियर ठीक नहीं है तो वो तो चल जाएगा, या फिर उसको तो जो है कोई दंड दे दोगे तो भी वो सही हो जाएगा। पर अगर आपके डीजीपी साहब का ही नहीं है, या अगर आपके एसपी साहब का ही नहीं है, तो फिर तो पूरा बाकी जो जितनी भी लीडरशिप के बाद में जितने फॉलोअर्स होंगे, या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसलिए जो जितना हायर पोजीशन पे जाएगा उससे जितनी ही एथिकल स्टैंडर्ड की डिमांड क्या होगी उतनी ज्यादा की जाएगी, उससे ज्यादा अच्छी बातें जो है वो की जाएगी। जैसे एथिक्स की बातें जो है यूपीएससी आरपीएससी में होती है, आरएस आईएएस की तैयारी करो तो एथिक्स की चर्चा हो रही है, तो कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो तो कोई एथिक्स नहीं पूछता कि एथिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो क्यों, क्योंकि हायर पोजीशन के ऊपर जो व्यक्ति है उसके नैतिक स्टैंडर्ड को जो कंट्रोल करना या रेगुलेट करना जो है वो क्या ज्यादा जरूरी है। देखो प्रशासकीय नीति शास्त्र लिखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसी तरीके से होता है पर्यावरणीय नीति शास्त्र, एनवायरमेंटल एथिक्स। पर्यावरणीय नीति शास्त्र, हमने जो हमारे बीच में एक थ्योरी आई थी, जो तुम भी पढ़ रहे होंगे तो वर्ल्ड में पढ़ा होगा, पुनर्जागरण का काल। पुनर्जागरण, रेनेसा जो पीरियड है, वो रेनेसा पीरियड किस बात को दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि इस जगत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो कौन है, मनुष्य। इसीलिए सभी चीजें की बात की, किसकी की, मनुष्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसको होनी चाहिए, मनुष्य को होनी चाहिए। समानता होनी चाहिए, किसके बीच में होनी चाहिए, मनुष्य। बंधुत्व होना चाहिए, किसके बीच में हो, मनुष्य के। फ्रेंच रेवोल्यूशन के तीन जो है वो बेसिक टेनेट्स थे, तीन बेसिक प्रिंसिपल है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और ये सब किसके हैं, मनुष्य के हैं सभी। और सब चीजों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन है, वो मनुष्य। और इसको कहा जाता है मानववाद। क्या कहते हैं, मानववाद या ह्यूमनिज्म। और ह्यूमनिज्म के अंदर मनुष्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और जब मनुष्य को महत्व देंगे तो प्रकृति का रोल जो है वो किस प्रकार का, एक सबऑर्डिनेट रोल है। प्रकृति को एक अधीनस्थ जो है वो रोल दिया गया है, उसकी भूमिका जो अधीनस्थ है। और इसलिए मनुष्य को ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी आवश्यकताओं या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रकृति का दोहन कर सकता है।
और इसलिए जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई तो किसी ने सोचा नहीं कि अपन जो है बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, अपन कोयले को जला रहे हैं और कोयले को जलाने से कोई समस्या हो जाएगी। हमने ये नहीं सोचा कि हम बहुत बड़े जंगल जो है उनको काट रहे हैं या फिर इससे क्या नुकसान जो है वो हो सकते हैं। तो व्यक्ति जो है उसके बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि उसने सबसे महत्वपूर्ण किसको माना? मनुष्य को माना। पर आज भी मनुष्य और अब पहले तो चल गया काम, कोई दिक्कत नहीं था, पर भी वर्तमान के अंदर जो है मनुष्य और पर्यावरण के संबंध क्या हो चुके हैं? बहुत ज्यादा डेलिकेट हो चुके हैं। अब ये संबंध टूटने के कगार पर है। पर्यावरण जो है थोड़ा नाराज होने वाला है। थोड़े दिनों में जो है पर्यावरण नाराज होगा, क्योंकि जहां जहां मनुष्य गया है वहां वहां उस जगह का कबाड़ा हमने कर दिया है। हम जो हिमालय गए और हिमालय का क्या कर दिया? कबाड़ा। अब कोई संन्यास लेने के लिए हिमालय नहीं जाएगा। पहले होता है ना संन्यास लेना तो कहाँ चले जाओ? हिमालय। अरे हिमालय मत जाओ, वहां पर दिल्ली गुड़गांव नोएडा के लोग खूब बैठे, वो हर वीकेंड होता है, कहाँ पहुंच जाते हैं? हिमालय पहुंच जाते हैं। वहां पर देहरादून या मनाली, कुल्लू मनाली, वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद में वहां पर जिस तरीके की गंदगी फैलाई जाती है और उसके बाद में आप इतना कचरा फैलाते हो, इतना वेस्ट जनरेट करते हो कि वो जो चीज थी या उसकी जो वास्तविक ब्यूटी थी या वास्तविक उसकी जो महत्ता है, वो महत्ता क्या हो जाती है? वो खराब हो जाती है। जहां जहां समुद्र के पास में हम गए, जितने बीचेस पे जाओ तो उतने बीचेस, जितने ज्यादा टूरिस्ट वहां ज्यादा रहेंगे, उतने बीचेस क्या रहेंगे? वो गंदे रहेंगे, उतने बीचेस गंदे रहेंगे। और इन सब चीजों की केयर जो है मनुष्य के द्वारा नहीं की जाती। तो पर इसका एथिकल इवैल्यूएशन तो होना चाहिए। मनुष्य को ये बताया तो जाना चाहिए कि आप जो क्या कर रहे हो, ये जो कर रहे हो वो गलत है, और ये गलत है, सही गलत बात कौन बताए? एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर से चर्चाएं जो है वो की जाती है। तो इसके बारे में एक अलग से लिखो एक लाइन। मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों का नैतिक आधुनिक विचारधाराएं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो इसको अलग से लिखना थोड़ा बहुत। आधुनिक विचारधाराओं में जल्दी बैठो। तो कल हमने जो आयाम है वो पूरे पढ़ लिए थे कि नीति शास्त्र के आयाम क्या होते हैं, किस प्रकार के डायमेंशंस होते हैं। तो कितने डायमेंशंस होते हैं टोटल? दो प्रकार से बांट सकते हैं उसको, एक तो ब्रांचेस के आधार पर और दूसरा मॉडर्न आइडियोलॉजीज के आधार पर। जो ब्रांचेस हैं उसके आधार पर कितने प्रकार का होता है? तीन। कौन कौन सा? मान के नीति शास्त्र, दूसरा अधिनीति शास्त्र और तीसरा व्यवहारिक नीति शास्त्र। मान के नीति शास्त्र वापस तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? परिणाम निरपेक्ष, परिणाम सापेक्ष और सद्गुण। डिओंटोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल एंड वर्च्यू एथिक्स। डिओंटोलॉजिकल या परिणाम निरपेक्ष होता है, उसमें तीन महत्वपूर्ण है, इमैनुअल कांट, भगवद गीता और अंतःप्रज्ञावादी। परिणाम सापेक्ष के अंदर स्वार्थवाद, सुखवाद, आत्मपूर्णतावाद, उपयोगितावाद और विकासवाद। और सद्गुण में सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और कन्फ्यूशियस और ताओवाद। अधिनीति शास्त्र में क्या करते हैं? तो नैतिक जो भी अवधारणाएं होती है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका एनालिटिकल स्टडी किया जाता है। जैसे अपने सिलेबस में 5 हैं, कौन कौन से? रित, ऋण, कर्तव्य, शुभ और सद्गुण। और फिर आता है अप्लाइड एथिक्स। तो अप्लाइड अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, तो खेल नीति शास्त्र हो सकता है, चिकित्सीय नीति शास्त्र हो सकता है, व्यावसायिक नीति शास्त्र हो सकता है, या प्रशासकीय नीति शास्त्र, पर्यावरण नीति शास्त्र, ये सब चीजें जो है वो अप्लाइड एथिक्स में आती है। फिर मॉडर्न थिंकर्स या मॉडर्न आइडियोलॉजीज, तो उसमें मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादियों का समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, एक तो बुर्जुआ क्लास है, दूसरा सरवारा क्लास है। और ये बुर्जुआ क्लास जो पूंजीपतियों की है और ये शोषक हैं, इनके द्वारा शोषण किया जा रहा है, और जो सरवारा वर्ग है उसका शोषण किया जाता है। इस वजह से समाज के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करें? तो नए नैतिक नियम जो स्थापित करने चाहिए। पहले जितने नैतिक नियम है वो सिर्फ बुर्जुआ क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो सरवरा वर्ग है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते, इसलिए वापस से उनको व्याख्या कीजिए उनकी। और तो जैसे सामान्यतः माना जाता है कि अहिंसा जो है नैतिक होता है, जब ये कहते हैं कि हिंसा भी नैतिक होती है, हिंसक क्रांति जो है की जा सकती है। और ये मानते हैं कि तानाशाही जो है कि उसकी स्थापना की जानी चाहिए, और जो पहले से जो संस्थान चल रहे हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे परिवार हो, चाहे विवाह हो, इन सब चीजों को खत्म किया जाना चाहिए और नए संस्थान जो उनका निर्माण किया जाना चाहिए। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? तो होते क्लासलेस सोसाइटी बनानी है, समानता जो है वो स्थापित करनी है। फिर आता है नारीवादी नीति शास्त्र। वो कहना, उनका मानना है कि पितृसत्तात्मक समाज है और सभी नियम जो है वो पुरुषों ने बनाए हैं, जिसको मेन स्ट्रीम कहते हैं, वास्तविक रूप में मेल स्ट्रीम है। सामान्यतः माना जाता है कि निजी जीवन के अंदर सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, लेकिन अधिकतर जो शोषणकारी गतिविधियां कहाँ होती है? निजी जीवन में होती है, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। और इसलिए जितने भी नियम बनाए, कानून बनाए भारत में महिलाओं संबंधित, वो किससे प्रेरित है? नारीवादियों से प्रेरित है। उसके बाद में आते हैं ब्लैक एथिक्स। ब्लैक एथिक्स का कहना है कि भाई श्वेत जो लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया है, और जो चरित्र का निर्धारण है वो किस पर कर दिया जाता है? रंग से जो है चरित्र का निर्धारण किया जाता है, जो कि गलत है। और फिर उन्होंने वापस नैतिक नियमों की पुनर्व्याख्या करो, और इन्होंने कहा कि इन्होंने आंदोलन चलाए, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर और ब्लैक इज ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार के आंदोलन जो चलाएंगे। उसके बाद में आता है सिगमंड फ्राइड। तो फ्राइड का नीति शास्त्र, फ्राइड क्या कहता है कि व्यक्ति कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है, और मूल प्रवृत्तियां होती है वो क्या होती है? इड। उससे इड का निर्माण होता है, और समाज से उसकी कुछ अपेक्षाएं होती है, उससे सुपर ईगो का निर्माण होता है। इड और सुपर ईगो में कुछ संघर्ष होता है। अगर इड सशक्त है तब तो व्यक्ति ज्यादा नैतिक नहीं होगा, और अगर सुपर ईगो ज्यादा सशक्त है तो थोड़ा नैतिक होगा। ठीक है, हालांकि इन दोनों के बीच में उसकी पर्सनैलिटी जो है वो होती है, जो भी पर्सनैलिटी होगी इन दोनों के बीच के अंदर जो है वो होती है। फिर वेस्टर्न थिंकर तो आई सोफिस्ट। तो सोफिस्ट क्या कहते हैं? तो सोफिस्ट का शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? सोफोस से। सोफोस का मतलब क्या होता है? शिक्षक। तो ये व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देते थे। कौन से काल में हुए थे? सुकरात से पूर्व के काल में, प्री सोक्रेटिस पीरियड के अंदर जो है वो हुए। और इन्होंने नैतिकता पर किस पर बल दिया? आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी जो है उस पर बल दिया। उन्होंने हर व्यक्ति की इच्छाएं, आवश्यकताएं, क्षमताएं, योग्यताएं सब अलग अलग होती है, इसलिए सब पर एक समान नैतिक नियम नहीं थोपे जा सकते। सभी के नैतिक नियम क्या होने चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, और व्यक्ति को स्वयं को अपने नैतिक नियमों का निर्धारण करना चाहिए। उसके जैसे जैसे वैसा व्यक्ति जो है क्या करे? कार्य करे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, वो है प्रोटोगोरस। प्रोटोगोरस क्या कहता है? मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। सभी चीजों का जो मूल्यांकन है, वो मानक है, वो कौन है? मनुष्य है। उसके बाद में आता है प्रोडिकस। वो क्या कहता है? कोई भी वस्तु अपने आप में मूल्यवान नहीं होती, उसको मूल्यवान कौन बनाता है? मनुष्य उसको मूल्यवान बनाता है। इसी प्रकार कोई सामाजिक नियम अपने आप में मूल्यवान नहीं है, उसको मूल्यवान कौन बनाएगा? मनुष्य बनाएगा। फिर आता है थ्रेसिमेकस। वो क्या कहता है? कानून जो है वो शक्तिशाली लोगों की इच्छाएं हैं, इसलिए कानून का पालन न्याय नहीं अन्याय है। फिर आता है गॉर्जियस। वो क्या कहता है कि सब वस्तुनिष्ठ सत्य नाम की कोई चीज नहीं होती। सत्य कैसा होता है? आत्मनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कुछ भी नहीं होता है। फिर आया सुकरात। सुकरात ने क्या कहा? सुकरात के अनुसार
सोफिस्टों की इसने सबसे पहले आलोचना की। उसने कहा कि सभी लोग अगर अपने अपने हिसाब से जीवन जीने लगे तब तो सामाजिक व्यवस्था स्थापित ही नहीं हो सकती, और सामाजिक व्यवस्था स्थापित नहीं होती जीवन मानव जीवन जो उसका कल्याण नहीं होगा। और सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए? सद्गुणी जीवन जिएगा तभी मानव जीवन का कल्याण होगा। और सद्गुण क्या होते हैं? तो सद्गुण एक होता है वह ज्ञान है, और ज्ञान का मतलब तथ्यात्मक ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब क्या है? आत्मज्ञान, या सही और गलत के बीच में भेद कर पाना कि सही क्या और गलत क्या है, इसके बारे में सही तरीके से अगर आपको पता है तो आप में ज्ञान है आपको। फिर ज्ञान की शुरुआत कहां से होती है? अज्ञान से। ज्ञान की शुरुआत कहां से होती है? अज्ञान से होती है कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, आई नो दैट आई डू नॉट नो। और विजडम जो है वही से, इस इग्नोरेंस से ही विजडम की शुरुआत जो है वो होती है। और फिर इसने कहा अन्य जो सद्गुण होते हैं वो भी ज्ञान के ही रूप होते हैं, और जो ज्ञान होता है वो उसके व्यक्ति के कार्य में भी परिलक्षित होता है, उसके एक्शंस भी इससे रिफ्लेक्ट होते हैं। और यानी कोई ज्ञानी व्यक्ति जो है कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है इसका मतलब क्या है? उसे अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। ये था सुकरात। तो सुकरात के कोटेशन लिखने के लिए कहे थे मैंने, लिखे? याद किसको है? एक, सिर्फ, दो, तीन, चार, बस 4 ही लोग हैं। सदी वाले नहीं याद करने थे। हाँ, आश्चर्य ही बुद्धिमानी का की शुरुआत है। वैसा जीवन जिस परीक्षा नहीं, जो जिसे परीक्षण नहीं किया गया वह जीने योग्य नहीं है। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। उनके वजह सेम ही है। चलो, है? संतोष ही प्राकृतिक धन है? भोग विलास, मध्यम गरीबी, ठीक है, जो भी अच्छा ही होगा। हाँ, और कुछ? धीरे धीरे बोलो, तुम ऐसे बहुत तेज बोल रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मित्रता करने में धीमे रहें, पर एक बार मित्रता हो जाए तो उसमें दृढ़ और सतर्क रहें। सतर्क भी रहें, सतत रहें। अच्छा, सतर्क भी रहना चाहिए, वो भी सही है। और ग्रीक थिंकर्स में पढ़ने प्लेटो और अरस्तु। तो प्लेटो पढ़ा, प्लेटो के अंदर प्लेटो किसका शिष्य था? सुकरात का शिष्य था। और प्लेटो ने एक संस्थान बनाया अकेडमी नाम से, और प्लेटो की बुक्स हैं रिपब्लिक और फिलिबस नाम की, और उसमें मेन जो एम्फेसिस है वो तो पॉलिटिकल फिलोसफी पर है, पर पॉलिटिकल फिलोसफी के साथ साथ ही नैतिक जो उसका दर्शन है वो भी उसी के साथ दिया गया है। और इसने सबसे पहले तो कहा कि भाई एक सिद्धांत इसका प्रत्ययों का सिद्धांत, और उसमें कहता है ज्ञान का जो है वास्तविक स्वरूप, अगर हमें ज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझना है तो हमें किसकी तरफ देखना होगा? प्रत्यय की तरफ, कि भाई इस जगत की जो वस्तुएं हैं, ये जगत जो है वो तो वास्तविक है ही नहीं, और इस जगत की वस्तुएं जो है वो वास्तविक नहीं है, वो नश्वर हैं इस जगत की वस्तुएं। और अनश्वर कौन है? वो तो आइडियाज, प्रत्यय हैं। प्रत्यय जो है वो अनश्वर होते हैं, वही वास्तविक होते हैं, और उनके बारे में ही ज्ञान संभव है। इस जगत के अंदर तो ज्ञान संभव है ही नहीं। इस जगत में क्या संभव है? इस जगत में सिर्फ मत होता है, इसमें ओपिनियन होता है। इस जगत में सिर्फ ओपिनियन होते हैं, अलग अलग लोग जो अलग अलग प्रकार के ओपिनियन देते हैं, परंतु वास्तविक ज्ञान है वो एक अलग प्रत्ययों के बारे में हो सकता है। और प्रत्यय रहते कहां पर है? तो एक अलग प्रत्ययों का एक अलग जगत होता है, एक अलग अलग से वर्ल्ड होता है प्रत्ययों का, वहां पर जो है वो सारे आइडियाज रहा करते हैं। और उन आइडियाज में सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय कौन सा है? शुभ का प्रत्यय जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय। अगर शुभ के प्रत्यय को व्यक्ति जान ले तो फिर अन्य सभी प्रत्ययों को जान लेता है, क्योंकि शुभ का प्रत्यय जो होता है सभी प्रत्ययों को जान लेता है, मतलब सब उसके अंदर सभी सद्गुण जो है वो अपने आप आ जाते हैं, उसका जीवन सद्गुणी बन जाता है अगर वो शुभ के प्रत्यय को जान लेता है। तो और शुभ का प्रत्यय सभी प्रत्ययों में, सभी आइडियाज जो उनमें क्या उपस्थित है? आइडिया ऑफ गुड जो है वो सभी में उपस्थित होता है। ये तो इसका प्रत्ययों सिद्धांत। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है न्याय का सिद्धांत। न्याय 3 स्तर पर, व्यक्ति में न्याय, समाज में न्याय और राज्य में न्याय। व्यक्ति में न्याय कब होगा? इसने कहा व्यक्ति की आत्मा के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? बुद्धि होती है, संवेग होता है और इच्छा होती है। जो उसके रीजन होता है, स्पिरिट होता है और एपेटाइट होती है। जो बुद्धि होता है उसका सद्गुण क्या होता है? विवेक होता है। बुद्धि का सद्गुण विवेक होता है, जो कि हमको क्या बताता है? सही और गलत के बीच में भेद बताता है, क्या सही और क्या गलत है। हमारा मार्गदर्शन करता है कि हमें कब कौन सा निर्णय लेना चाहिए, हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये विवेक से हम ये कार्य कर पाते हैं। और इच्छाएं और ये जो संवेग होता है उसको नियंत्रण भी हम विवेक के माध्यम से स्थापित कर पाते हैं। दूसरा होता है वो होता है करेज, दूसरा होता है संवेग, और संवेग का स्पिरिट का जो साहस, करेज, और करेज जो होता है वो हमें बताता है कि हमारे जीवन के अंदर जो समस्याएं आती है, बाधाएं आती है, उन पर किस तरीके से उससे मुकाबला करें, किस तरीके से उन पर विजय प्राप्त करें। ये सब जो है हम साहस से कर पाते हैं। और तीसरा होता है वो होता है इच्छाएं, और इच्छाओं का सद्गुण क्या होता है? संयम, और संयम से ही हम जो है इन इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, और धैर्य जो है धैर्य रखा जाता है। तो ये 3 प्रकार के सद्गुण होते हैं। अगर व्यक्ति इनके अंदर क्या रखे, और हर व्यक्ति में कोई ना एक सद्गुण जो है क्या होगा? प्रधान होगा, डोमिनेंट वर्च्यू होगा। और अगर व्यक्ति अपने डोमिनेंट वर्च्यू के अनुसार कार्य करे और इन सद्गुणों में संतुलन बना के रखे, तब क्या हो जाएगा? व्यक्ति में न्याय स्थापित हो जाएगा। फिर समाज में कैसे होगा? तो समाज के 3 वर्ग हैं, 3 क्लासेस हैं। एक क्लास तो ऐसी होती है जिनके अंदर सिर्फ वो लोग हैं जिनमें विवेकशील लोग हैं, उनको कौन सा काम दो समाज में? नीति निर्माण का। और इसलिए समाज में क्या करना चाहिए? उन्हें प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो होता है वो साहस वाले लोग, जो उनको रक्षा का दायित्व दिया जाना चाहिए, उन्हें सेना या पुलिस में भर्ती होना चाहिए। तीसरा जो होता है संयमी लोगों को जो उत्पादन का कार्य करना चाहिए, उन्हें व्यापार, वाणिज्य, कृषि, ये सब जो है वो करने चाहिए। समाज के अंदर हर वर्ग अगर अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे और अन्य के किसी के उनके कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, तब समाज में क्या स्थापित हो जाएगा? न्याय। फिर है राज्य में न्याय। तो राज्य में कैसे होता है न्याय? वो राज्य न्यायपूर्ण होता है जिसका राजा दार्शनिक होता है, और ऐसे राज्य को क्या कहा जाता है? यूटोपिया जो है वो कहा जाता है। यूटोपियन सोसाइटी जो है वो होती है। फिर अरस्तु ने सबसे पहले तो प्लेटो की क्या की? आलोचना की। क्या आलोचना की? उसने कहा ये प्रत्ययों का जो संसार है वो कोई वास्तविक संसार नहीं है, और इससे समस्या कम होने के बजाय तो और ज्यादा बढ़ गई है। और दूसरा, इसने कहा कि सद्गुण जो है वो एक नहीं, मतलब 4 नहीं होते, ये अनेक होते हैं। और सद्गुण जन्मजात नहीं होते, इनको क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है। और सद्गुण जो होते हैं वो सद्गुण पर ये जो न्याय का सिद्धांत है उसने कहा कि यूटोपिया जो है वो पूर्ण रूप से क्या एक कल्पना है, और ऐसा कोई जो है वो राज्य नहीं हो सकता जो कि पूर्णतः न्यायपूर्ण हो। तो ये आदर्शवाद की जगह व्यवहारिकता जो है उसकी चर्चा करता है, और ये कहता है कि प्रत्यय जो है वो किसी दूसरे विश्व में नहीं रहते, वो इसी दुनिया में इन्हीं वस्तुओं के अंदर रहते हैं। और इसको अरस्तु जो है उसको क्या कहा जाता है? नीति शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि नीति शास्त्र पर पहली पुस्तक इसने लिखी थी, एथिक्स में पहली पुस्तक लिखी थी, कौन सी थी? निकोमेकियन एथिक्स। इसका बेटा था निकोमेकस, उसके नाम पर यह पुस्तक थी। और इसमें उसने क्या कहा कि जीवन का जो परम उद्देश्य है वो किसकी प्राप्ति करना है? यूडेमोनिया की प्राप्ति करना है। यूडेमोनिया क्या होता है? आनंद को जो है यूडेमोनिया कहा गया। आनंद मतलब क्या? तो व्यक्ति अपनी जो क्षमताएं, उन क्षमताओं को व्यक्ति जब प्राप्त करता है, उसको एक्चुअलाइज करता है, वास्तविकता के अंदर उसको जब यूज करता है, तब उसको किसकी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। क्षमताओं में और वास्तविकता में जितनी दूरी होगी उतनी ज्यादा घबराहट होगी, उतनी ज्यादा चिंताएं होगी, उतनी ज्यादा जो है व्यक्ति परेशान रहेगा, और जितना उसमें कमी होगी उतनी उसकी आत्मा जो है वो स्वस्थ रहेगी। और ये कैसे किया जा सकता है? अपनी क्षमताओं को वास्तविकता में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो सद्गुणी जीवन से। अगर व्यक्ति सद्गुणी जीवन जिए तब अपनी क्षमताओं को वास्तविकता में परिवर्तित कर सकता है। और सद्गुण कितने होते हैं? तो सद्गुण तो अनेक होते हैं, और सबसे श्रेष्ठ सद्गुण कौन सा होता है? मध्यम मार्ग। तो सबसे मुख्य क्या है? मध्यम मार्ग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। कि मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है? सभी प्रकार की अतिवादिताओं से बचना। जैसे अगर आप ये कहो कि भाई साहस, तो साहस का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति कहे साहस सद्गुण है, जैसे प्लेटोन का साहस सद्गुण है और हमेशा साहस से काम करो। तो साहस से काम करो, फिर तो आज ट्रेन के सामने आके खड़े हो जाओ कि मैं तो साहसी हूँ, और जाके खड़े रहोगे तो साहसी हूँ, तो कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ मैं तो ऐसी अतिवादिता नहीं करनी, और बिल्कुल कायरता भी नहीं होनी चाहिए। या बर्बरता, एक होती है शब्द क्या होता है? बर्बरता, बार्बरिज्म। उसका मतलब क्या होता है? व्यक्ति हमेशा लड़ाई कर रहा है, सिर्फ और मारकाट मचा रहा है और कोई दूसरा काम नहीं कर रहा, और वो ये कि मैं तो डरता नहीं हूं इसलिए जो है मैं तो बस मरने से डर नहीं लगता, इसलिए सिर्फ मारकाट मचा रहा है। तो ये बर्बरता और कायरता, इन दोनों के बीच में मध्यम मार्ग क्या है? साहस। साहस इन दोनों के बीच में मध्यम मार्ग है। ना तो बर्बरता को अपनाना है, ना कायरता को अपनाना है। सिर्फ न्यायपूर्ण जो लड़ाई है कि भाई जहां पर अन्याय हो रहा हो वहां पर आपको जो है उस अन्याय के विरुद्ध लड़ना ही क्या कहलाएगा? वो साहस जो है साहस कहलाएगा। तो इसलिए बर्बरता और कायरता के बीच में न्याय साहस जो है वो क्या है? वो मध्यम मार्ग होता है। ठीक है। एक होती है सब कुछ प्राप्त कर लेने की इच्छा, सब कुछ जो है वो मैं ही प्राप्त कर लूं, इस दुनिया में जितनी चीजें हैं सब मुझे मिल जाए। ठीक है। तो एक तो सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा, और एक सब कुछ त्यागने की इच्छा कि भाई मुझे जो है कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं तो हिमालय चला जाऊंगा। तो ऐसा दोनों ही जो है अतिवाद है। सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी एक अतिवाद है, और सब कुछ छोड़ने की इच्छा भी एक अतिवाद है। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? मध्यम मार्ग का मतलब न्यायपूर्ण तरीके से जो आपका है, न्यायपूर्ण तरीके से जो आपको जिस पर आपका अधिकार है वो तो आपके पास रहना चाहिए। बाकी दूसरे का अधिकार मारकर या दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाकर उसकी जो संपत्ति उस पर हमको कब्जा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सब कुछ प्राप्त कर लेने की इच्छा और सब कुछ त्यागने की इच्छा, इन दोनों के बीच में न्याय जो है वो एक मध्यम मार्ग जो है मध्यम मार्ग होगा। लिखो, ये लिखा नहीं था? हाँ लिखो। बर्बर सिरेनिकस ने सिरेनिक्स क्या है? ये अपने आप को कहते थे कि ये सुकरात के शिष्य। हालांकि ये सुकरात वाली बात तो ये करते नहीं है, पर ये किस प्रकार के विचारक हैं? सुखवादी है। सुखवादी है। कौन से सुखवाद में विश्वास करते हैं? मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही स्वार्थी होता है और किसका सुख चाहता है? स्वयं का सुख चाहता है। इसको नैतिक सुखवाद कहते हैं, और सॉरी मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहते हैं। और फिर नैतिक सुखवाद होता है क्योंकि सभी लोग सुख चाहते हैं, इसलिए सुख प्राप्ति के लिए किए गए कार्य नैतिक है। उसके बाद में तो ये शारीरिक सुख और मानसिक सुख में ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? शारीरिक सुख को जो है ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और भारत में ऐसी विचारधारा कौन सी है? चार वाक्य विचारधारा है। उसके बाद में दूसरा आते हैं सिनिक्स। सिनिक्स जो है वो इसकी विरोधी विचारधारा है, और वो कहते हैं सुख तो बिल्कुल भी जीवन के अंदर जो सुख के पीछे तो भागना ही नहीं चाहिए, और अगर सुख के पीछे व्यक्ति भागता है तो क्या हो जाता है? इच्छाओं का गुलाम हो जाता है। इच्छाओं का गुलाम हो, इससे अच्छा तो व्यक्ति क्या बन जाए? पागल बन जाए। तो पागल बनना जो है ज्यादा अच्छा है, इच्छाओं के पीछे भागना जो है ज्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद में व्यक्ति को कठोरता और गरीबी के अंदर जो है जीवन जीना चाहिए, क्योंकि और कठोरता और गरीबी से व्यक्ति के नैतिक चरित्र जो उसका निर्माण होता है। ठीक है। तो और रीति रिवाजों का पालन नहीं करना चाहिए। तो ये सामाजिक जो रीति रिवाज है, सोशल कस्टम्स, इनकी आलोचना जो है आलोचना सिनिक्स के द्वारा की गई। और सिनिक्स के अंदर एंटिस्थेनिस तो इसका संस्थापक था, और मेन जो थिंकर था वो कौन था? डायोजेनस जो है वो मेन थिंकर था। बाहर की चीजों पर इनका हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, आत्मनिर्भर जो है वो बनना चाहिए। फिर आते हैं एपिक्यूरियंस। एपिक्यूरियंस जो है वो भी सुखवादी हैं, और ये परिष्कृत विचारधारा है सिनिक्स की, और ये कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद विश्वास करते हैं, परंतु ये मानसिक सुख को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं बजाय कि शारीरिक सुख। क्यों मानते हैं? क्योंकि मानसिक सुख जो होता है वो दीर्घकालिक होता है, दीर्घकालिक होता है, और उसका परिणाम भी सुख होता है, और जो शारीरिक सुख होता है वो अल्पकालिक होता है, उसका परिणाम जो है वो दुख होता है। इस वजह से और मानसिक सुख को प्राप्त कैसे करें? तो एक तो सकारात्मक रूप से व्यक्ति को कला, साहित्य, दर्शन, संगीत, इन सब का अध्ययन करना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। इच्छाएं दो प्रकार की होती है, एक तो आवश्यक या अनिवार्य इच्छाएं, और एक अनावश्यक इच्छाएं। अनिवार्य इच्छाएं जैसे भूख लगना, प्यास लगना, इन सब की तो जो है वो क्या करना चाहिए? पूर्ति की जानी चाहिए। और जो अनावश्यक है जैसे धन प्राप्ति, पद प्राप्ति, शक्ति प्राप्ति, ये सब चीजें जो है वो उनको क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाना चाहिए। और भय से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए। काहे का भय? व्यक्ति को ईश्वर का भय और मृत्यु का भय। और ये ईश्वर और मृत्यु का भय क्यों होता है? अज्ञान और अंधविश्वास के कारण ऐसा भय जो है वो होता है। फिर आते हैं स्टोइक्स। स्टोइक्स जो है वो सिनिक्स की परिष्कृत विचारधारा है, और वो कहते हैं कि जीवन जैसा प्रकृति है या फिर जैसा सहज रूप से जो है वो जीवन जीना चाहिए। जिस तरीके से हमें जीवन में जो चीजें मिलती जाती है उसको वैसे जीवन जीते जाओ, कर्तव्यों का पालन करते जाओ, किसी के प्रति जो है वो आसक्ति मत रखो, क्योंकि आसक्ति जो है उसी से क्या होता है? दुख जो है दुख जनरेट होते हैं। इसलिए आसक्ति हमें किसी भी चीज के प्रति नहीं रखनी चाहिए, और अनासक्त भाव से कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। और हाँ, जो भी चीजें उनको दो भागों में बांटी जा सकती है, एक तो वो जो चीज हमारे नियंत्रण में, और एक वो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। सिर्फ हमें उन्हीं बातों पर विचार करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में, जो नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। और हम ज्यादा जो है वो कहाँ पर दुखी होते हैं? कल्पनाओं में ज्यादा दुखी होते हैं बजाय की वास्तविकता के। ये है स्टोइक्स। स्टोइक्स के कुछ कथन लिखने के लिए भी गए थे मैंने, गए थे? कैसे नहीं गए थे? नहीं गए थे? प्लेटो और अरस्तु के लिए थे बस, उसके बाद तो किसी को बोला ही नहीं। तो सुकरात के भी बोले थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उनके तो लिखे हैं। हाँ, तो इनके स्टोइक्स के भी 5 लिख लेना। 5 कथन जो है वो किसको होने चाहिए? स्टोइक्स। फिर सुखवाद के अपन ने प्रकार देखे कि कौन कौन से प्रकार का सुखवाद होता है। तो एक तो होता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद, एक होता है नैतिक सुखवाद, एक होता है स्वार्थमूलक, इगोइस्टिक हेडोनिज्म। और स्वार्थमूलक सुखवाद क्या कहता है? कि व्यक्ति को सिर्फ अपने सुख के लिए कार्य करना चाहिए। एक होता है परार्थमूलक, एल्ट्रुइस्टिक, और वो क्या कहता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। और फिर एक होता है उत्कृष्ट, और एक होता है निकृष्ट। निकृष्ट जो है वो क्या कहता है? ग्रॉस हेडोनिज्म।
किस मात्रात्मक भेद होते हैं और उत्कृष्ट गुणात्मक भेद। फिर अपन उपयोगितावाद पढ़ रहे हैं। उपयोगितावाद में कहा कि सबसे पहला थिंकर है वो कौन है? जर्मी बेंथम। और बेंथम क्या कहते हैं कि वे कार्य किए जाने चाहिए जो कि उपयोगी है। वे कार्य करो जो कि उपयोगी है, जो उपयोगी ना हो वो कार्य नहीं किए जाने चाहिए। और उपयोगिता का निर्धारण कैसे होगा? सुखवाद से होगा। और ये सुखवाद में कौन से सुखवाद को मानते हैं? ये मानते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद को, मनोवैज्ञानिक सुखवाद, नैतिक सुखवाद और परार्थ मूलक सुखवाद। नैतिक सुखवाद, मनोवैज्ञानिक सुखवाद, नैतिक सुखवाद और परार्थ मूलक सुखवाद। परार्थ मूलक सुखवाद का मतलब क्या है कि वे कार्य नैतिक होते हैं जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित होता है। वो कार्य नैतिक है जिससे कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख और न्यूनतम दुख हो, वो कार्य जो है वो नैतिक हुआ करते हैं। तो व्यक्ति को किसके लिए काम करना चाहिए? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए काम करना चाहिए। अब देखो, अब इसमें एक समस्या है। जब तक अपने जो बात पढ़ी है इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है बताओ? देखिए, कोई समस्या लगती है? लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन लगता है इन बातों में? बेंथम ने अब तक जो बात कही है उसमें व्यक्ति जो है, बेंथम एक तो मानता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद को, और मनोवैज्ञानिक सुखवाद में बेंथम कहता है कि व्यक्ति जन्म से ही क्या होता है? स्वार्थी होता है। और परार्थ मूलक सुखवाद में करता है कि व्यक्ति को किसके लिए काम करना चाहिए? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के। पर जो व्यक्ति जन्म से ही स्वार्थी होगा वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए कार्य क्यों करेगा? तो दूसरों के लिए काम क्यों करे? तो भाई समाज की रक्षा करनी है और इस समाज की रक्षा करने के लिए आपको अपना बलिदान देना है, तो क्या दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाना चाहिए? यहाँ पर अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख तो यही कहेगा कि दिया जाना चाहिए कि भाई अगर तुम्हारे खत्म होने से या तुम्हारे जो है वो बलिदान से अगर अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होता है तो वो कार्य नैतिक है और तो किए जाने चाहिए, और वो किए जाने चाहिए। इसका मतलब यहाँ तो आप जो है अपना क्या दे दोगे? बलिदान दे दोगे। पर जो व्यक्ति स्वार्थी होगा वो ऐसा काम क्यों करेगा? जो अगर जन्म से ही स्वार्थी है तो फिर वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए कार्य क्यों करेगा? यानी इसके अंदर जो है ये जो बात है इसमें एक विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है या एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बीच में मनोवैज्ञानिक सुखवाद और परार्थमूलक सुखवाद में, एल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म और साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म के अंदर। और इस जो पैराडॉक्स है या ये जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास को दूर करने के लिए बेंथम ने कहा, हाँ मुझे भी पता है ये एक प्रॉब्लम दिख रही है मुझे भी, पर फिर भी उसने बेंथम ने कहा कि उसके बाद भी व्यक्ति जो है वो दूसरों के लिए काम करता है। क्यों करता है वो ऐसा कार्य? तो उसने कहा कि ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके ऊपर 4 बाहरी दबाव होते हैं। इसलिए किसी कारण कर लेता है वो? 4 बाहरी दबाव, जो दबावों के कारण ऐसा कार्य करता है। कौन कौन से दबाव होते हैं? ये सैंक्शंस, दबाव को क्या कहा गया है? सैंक्शन। 4 सैंक्शंस हैं, उन सैंक्शंस के कारण व्यक्ति जो है वैसा कार्य करता है। कौन से हैं वो 4 सैंक्शंस? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है भौतिक दबाव। भौतिक दबाव या नेचुरल सैंक्शन उसको कहा जाता है। तो भौतिक दबाव में ये कहा गया कि व्यक्ति की खुद की जो भौतिक क्षमताएं हैं वो बहुत सीमित है, और खुद की भौतिक क्षमताएं सीमित होने की वजह से व्यक्ति को दूसरों की जरूरत जो है वो भी पड़ती है अपने जीवन के अंदर, और दूसरों की जरूरत पड़ती है, इस वजह से व्यक्ति किसके लिए काम करता है? दूसरों के हितों के लिए भी कार्य करने लगता है। वो स्वार्थी होते हुए भी इसके लिए काम करेगा, दूसरों के हितों के लिए कार्य करेगा, क्योंकि उसकी खुद की भौतिक क्षमताएं तो बहुत सीमित है। सारी दुनिया के सारे काम जो है अपन खुद अकेले नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर सकते, तो हमें दूसरों की भी जरूरत है, और दूसरों की जरूरत है, इस वजह से हम जो है वो दूसरों के हितों के लिए भी कार्य करने लग जाते हैं। तो सबसे पहला जो दबाव होता है वो तो कौन सा है? भौतिक दबाव। दूसरा जो दबाव होता है वो होता है सामाजिक दबाव, सोशल सैंक्शन। और सामाजिक दबाव क्या कहता है कि अगर हम दूसरों के हितों के लिए जब काम करते हैं तब हमें समाज से क्या मिलती है? प्रशंसा मिलती है। दूसरों के अगर आप काम करोगे, हितों के लिए काम करोगे, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए काम करोगे, तो आपको समाज से प्रशंसा मिलेगी, आपकी प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ेगी, और प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो इस वजह से भी व्यक्ति जो है दूसरों के हितों के लिए काम करने लग जाता है। जैसे ये कोरोना वगैरह का जो पीरियड था तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो क्या कर रहे थे? तो कोई जो है वो किसी को मजदूर रह रहे हैं उनको खाना खिला रहा है, कोई पुलिस वाले जो है उनको कोई नाश्ता करा रहा है, कोई चाय पानी पिला रहा है, और ऐसा करके ऐसा कार्य किया, और करने के बाद में उसकी फोटो खींचते थे, फोटो खींच के कहाँ पे डालते थे? सोशल मीडिया। ये देखो आज हमने जो है इतना अच्छा काम किया, और फिर बाकी सब लोग उनकी तारीफ करते थे, और जैसे तारीफ करते थे तो वो और ज्यादा उत्साह में आते थे और उनका आप और ज्यादा काम करना चाहिए। तो व्यक्ति जो है दूसरों के लिए कार्य क्यों कर रहा है? क्योंकि समाज से उसको क्या मिल रही है? समाज से उसको प्रतिष्ठा मिल रही है, समाज से प्रशंसा मिल रही है, और सोशल प्रेज के कारण, सोशल एडमिरेशन के कारण व्यक्ति जो है वो दूसरों के लिए काम करने लग जाता है। तो स्वार्थी होते हुए भी दूसरों के लिए काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण। और फिर कभी अगर दूसरों के लिए हितों के लिए काम नहीं करेंगे तो इससे कई बार जो समाज में क्या मिलेगी? निंदा जो है वो भी मिलेगी। जैसे जो भी कोई ऐसा निकल रहा था उस समय बाहर निकलता तो पुलिस वाले जो डंडे तो मारते थे, पहले तो डंडे मारे, तो फिर पता लगा यार ये डंडों से तो डरते नहीं है। उसके बाद पुलिस वालों ने एक नया तरीका निकाला, उन्होंने जो है वो कहा कि सब एक पट्टी उनको पकड़ाई और उसके ऊपर लिखा हुआ कि मैं समाज का दुश्मन हूँ, और ये पट्टी लेके और उसके बाद में सोशल मीडिया पर उसकी फोटोज जो है वो डाल दी। अब लोगों को इससे बड़ा डर है, भाई डंडा तो खा के आ जाओ, किसी को बताओ ही मत कि आपने कुछ पढ़ा है, क्या दर्द हुआ ही नहीं, कुछ नहीं लगा, वहां डंडा खा लिया कोई बात नहीं, पर ऐसे कोई फोटो डाल दे आपकी तब तो मुश्किल हो जाएगी। तो हमें डर लगा इस बात का। तो यार वैसे तो बाहर चले जाएं, डंडा वंडा मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, खा खा के चुपचाप आ जाएंगे, किसी बात ही नहीं करेंगे, पर ऐसे किसी ने फोटो डाल दी कि मैं समाज का दुश्मन हूँ तब तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से व्यक्ति जो है वो समाज के लिए काम क्यों कर रहा है? ना चाहते हुए भी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सामाजिक दबाव है उसके ऊपर। ये सोशल सैंक्शन जो है होता है, सामाजिक दबाव के कारण व्यक्ति जो है वो अधिकतम लोगों के अधिकतम हितों के लिए कार्य करने लग जाता है। और फिर उसके बाद में जो होता है वो होता है कानून या एक राजनीतिक दबाव होता है, पॉलिटिकल सैंक्शन होता है कि आपके लिए क्या बनाए गए हैं? आपके व्यवहार को नियमित करने के लिए कि आप अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए काम करें, इसके लिए कई सारे कानून बनाए हुए, और अगर हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? दंड जो है वो दिया जाएगा। कानून का पालन नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। इस वजह से भी व्यक्ति अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए काम करने लग जाता है। धार्मिक दबाव। कौन सा दबाव है? धार्मिक दबाव, रिलीजियस सैंक्शन होता है, क्योंकि धर्म के अंदर ऐसी कई सारी संकल्पनाएं हैं। धर्म के अंदर संकल्पनाएं हैं पाप की, पुण्य की, ठीक है, और फिर ये पाप पुण्य के बाद में संकल्पना है किसकी? ईश्वर की। एक भगवान है और वो सब आपको देख रहा है। जब कोई नहीं देख रहा तब कौन देख रहा होता है? ईश्वर जो है वो देख रहा होता है, और ईश्वर देख रहा है और आपके सारे कौन कौन से क्रियाकलाप तुमने क्या क्या किए हैं इन सब का हिसाब किसके पास है? ईश्वर के पास। और एक कयामत का दिन आएगा जिस दिन तुम्हारा हिसाब किया जाएगा, सारा हिसाब बहुत है। हालांकि ये किस प्रकार का सुखवादी है? निकृष्ट, यानी ये कहता है कि उसमें मात्रात्मक क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस जो होते हैं और उसमें मात्रा में भेद है तो फिर उसका क्या किया जा सकता है? गणना, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए सुकलन का सिद्धांत देता है, कहता है 7 फैक्टर्स के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या है? तीव्रता होती है, और निश्चितता होती है, व्यापकता होती है, अवधि होती है,
और उत्पादकता होती है, शुद्धता होता है, निश्चितता, निकटता, ये सब चीजें ऐसे करके 7 हैं। तो 7 फैक्टर्स के आधार पर कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इसका एक्सिस है जीएस मिल। मिल जो है बाकी सब बातों में तो सहमत है और कहता है कि दबाव जो है वो 4 नहीं होंगे, 5 होते हैं। 5वां आंतरिक दबाव होता है। आंतरिक दबाव में जब हम दूसरे लोगों को दुख में देखते हैं तो हमें स्वयं में कोई पीड़ा होती है, और जब हम दूसरों के हित के लिए काम करते हैं तो हमें संतुष्टि महसूस जो है वो होती है, और इस वजह से व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है। और फिर ये कैसा सुखवादी है? उत्कृष्ट, यानी ये क्वांटिटेटिव डिफरेंस नहीं, क्वालिटेटिव डिफरेंस जो है मानता है, और ये कहता है कि एक एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट मनुष्य बेहतर है, और एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात जो है वो बेहतर होता है। फिर इसका स्वतंत्रता संबंधी विचार भी है, और स्वतंत्रता में ये कहता है क्या, स्वतंत्रता 2 प्रकार से विभाजित करता है, एक तो वाद विवाद और विचारों की स्वतंत्रता, और एक कार्यों की स्वतंत्रता। वाद विवाद और विचारों की स्वतंत्रता कैसी है? एब्सोल्यूट है, इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कार्य करने की स्वतंत्रता को फिर 2 भागों में, एक तो स्वयं को प्रभावित करने वाले कार्य और एक दूसरों को प्रभावित करने वाले कार्य। स्वयं को प्रभावित करने वाले कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरों को प्रभावित करने वाले कार्य में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। यह है जेस मिल। मिल के बाद में इसकी आलोचना कि इसके अंदर अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखा गया। सुख जो है वो कैसा होता है? तो आत्मनिष्ठ होता है, वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता, सुख को मापा नहीं जा सकता, दबाव में किए गए कार्य नैतिक नहीं होते, और सुख का अगर चिंतन किया जाएगा सुख मिलेगा ही नहीं, और तथ्य से हम जो है वो किस पर नहीं पहुंच सकते, किसी मूल्यात्मक निर्णय पर या किसी नैतिक निर्णय पर हम नहीं पहुंच सकते। अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो एक दोष उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकृतिवादी दोष या नेचुरलिस्टिक फैलेसी जो उसको कहा जाता है। फिर ये किसने किया क्रिटिसिज्म? डेविड ह्यूम ने किया। फिर आता है कांट। कांट कहता है कि कार्य का मूल्यांकन किसके आधार पर किया करना चाहिए? परिणामों के आधार पर नहीं करना चाहिए। किसके आधार पर करना चाहिए? संकल्पों के आधार पर करना चाहिए। संकल्पों के आधार पर करो, और संकल्प 2 प्रकार के होते हैं, शुभ संकल्प और अशुभ संकल्प। शुभ संकल्प जो होते हैं जो कर्तव्य चेतना से प्रेरित होते हैं, और अशुभ होते हैं जो लाभ हानि या भावनाओं से प्रेरित होते हैं। तो लाभ हानि या भावनाओं से प्रेरित, तो अशुभ संकल्प से किए गए कार्य अनैतिक होते हैं, और शुभ संकल्प से किए गए कार्य नैतिक, यानी वे कार्य नैतिक है जो कि कर्तव्य चेतना से किए गए हैं। इसका फेमस कथन है कर्तव्य कर्तव्य के लिए। और इसलिए व्यक्ति को अपनी बौद्धिकता जो है उसको क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा विकसित करना चाहिए, भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि बौद्धिक पक्ष जो होता है व्यक्ति का वो उसको कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है, और भावनात्मक पक्ष उसको कर्तव्य पथ से क्या कर लेता है? विचलित जो है विचलित कर देता है। फिर इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है निरपेक्ष आदेश, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या कहता है कि जो नैतिक नियम है उन नैतिक नियमों को किस रूप में लिया जाना चाहिए? एक आदेश के रूप में जो है वो लिया जाना चाहिए, इंपेरेटिव के रूप में लिया जाना चाहिए। एक आदेश है, और ये आदेश जो है कैसे हैं? सार्वभौमिक है। ये आदेश सार्वभौमिक है, मतलब इसका देश काल परिस्थिति के ये सापेक्ष नहीं है, ये परिणाम के सापेक्ष भी नहीं है और देश काल परिस्थिति के सापेक्ष भी नहीं है। हर परिस्थिति में इनका क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। और ऐसे नैतिक नियम बनाओ जिसको हर परिस्थिति में आप ये मानो कि कोई दूसरे भी व्यक्ति लोग हैं वो हर परिस्थिति में क्या कर सके? उसका पालन कर सके, हर परिस्थिति में उसका पालन किया जा सके। ऐसे नैतिक नियम जो है बनाए जाने चाहिए। ये लिख लिया था इतनी बात तो? अब ये नैतिक नियम बनाते हैं तो एक अपने नैतिक नियम स्वयं बनाए और उसको स्वयं ही उसको आदेश के रूप में उसका पालन कर ले। ठीक है। और फिर चौथा जो है वो कहता है कि ये जो तीनों नैतिक नियम है ये एक इसमें से ऐसा नहीं हो सकता किसी एक को भी छोड़ दिया जाए। तीनों को ट्रिनिटी के रूप में, त्रिमूर्ति के रूप में इन तीनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। और उसको क्या कहते हैं चौथे नियम को? साध्यों के राज्य का नियम, किंगडम ऑफ एंड्स। और साध्यों के राज्य का विधायक स्वयं को समझना है, लॉ मेकर ऑफ किंगडम ऑफ एंड्स। तो यहाँ पर लॉ मेकर का अर्थ क्या है? कौन सा? स्वाधीनता का नियम। लॉ मेकर का मतलब है स्वाधीनता, विधायक का अर्थ है स्वाधीनता का नियम, ताकि वो अपने नैतिक नियम स्वयं बनाए। दूसरा किंगडम का मतलब राज्य का क्या मतलब है? सार्वभौमिकता, कि नैतिक नियम जो है सार्वभौमिक सभी पर लागू हो। और एंड्स का मतलब, साध्य का मतलब मनुष्य को क्या मानना है? साध्य मानना। ये जो है वो इसके नैतिकता के नियम होते हैं, इससे इसकी निरपेक्ष आदेश जो है उसकी स्थापना हो जाती है। फिर नैतिकता की पूर्व मान्यताएं, तो 3 पूर्व मान्यताएं। सबसे पहली होती है संकल्प स्वातंत्र, फ्रीडम ऑफ विल। संकल्प स्वातंत्र क्या कहता है कि हर व्यक्ति अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, अपने संकल्प के लिए वो फ्री होता है, और इसलिए उसे उसके कार्यों हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उसके कार्यों का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं और उसको उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है कि अगर शुभ संकल्प से कार्य किए गए तब तो नैतिक है, और अशुभ संकल्प से कार्य किए गए तो वो अनैतिक है। ठीक है, तो इसमें संकल्प स्वातंत्र को मानता है। फिर दूसरी बात आत्मा की अमरता को मानता है। आत्मा की अमरता को क्यों मानता है? क्योंकि ये कह रहा है कि एक जीवन जो इतना बड़ा नहीं होता, एक जीवन सीमित होता है, और उस एक जीवन में कोई व्यक्ति जो है 100% मॉरलिटी को अचीव नहीं कर सकता। 100% 100% जो है नैतिक नहीं बन सकता, क्योंकि 100% नैतिक बनने के लिए व्यक्ति को 100% बौद्धिक बनना पड़ेगा, और 100% बौद्धिकता जो है वो एक जीवन में अचीव नहीं की जा सकती। इसलिए हमें क्या मानना पड़ेगा? आत्मा की अमरता को मान ले। क्योंकि अगर आत्मा की अमरता को नहीं माना तो व्यक्ति हतोत्साहित हो जाएगा कि जब ये अचीव ही नहीं कर सकते तो फिर इस दिशा में बढ़ना ही क्यों है? तो नैतिकता का पालन करने से व्यक्ति हतोत्साहित हो सकता है, तो हतोत्साहित ना हो, वो प्रोत्साहित रहे, इस वजह से वो जो है आत्मा की अमरता को मानता है। फिर मानता है ईश्वर के अस्तित्व को। हालांकि आत्मा और ईश्वर इन दोनों को ही कहता है कि ये दोनों अतीन्द्रिय विषय हैं, ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट्स हैं, और इसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। इन सब चीजों को हम सिद्ध नहीं कर सकते। इनको क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें नैतिकता की स्थापना करनी है। इसलिए कि अगर हम ईश्वर को मानते हैं तब व्यक्ति ये देखता है कि जब मैं अगर नैतिकता का पालन करूंगा तो मुझे ईश्वर देख रहा है, और ईश्वर मुझे क्या प्रदान करेगा? सुख देगा, आनंद जो है आनंद की प्राप्ति होगी। और आनंद की जब प्राप्ति होगी तो जो आपके संकल्प हैं, शुभ संकल्प हैं, वो किसमें बन जाएंगे? पूर्ण संकल्प बन जाएंगे। वो एब्सोल्यूट विल जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और ईश्वरीय संकल्प जो है वो कैसे होते हैं? पवित्र संकल्प होते हैं, हॉली विल होती है। हॉली विल मतलब वो कंप्लीटली रैशनल है, 100% बौद्धिक है। क्या हुआ तुम्हें? ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ है या तुम्हारे बहुत ज्यादा? दूसरा एग्जाम किसका था? पेपर ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी घूम रही है अभी दिमाग में है? बाहर निकले नहीं हो अभी तो मुझसे? राजस्थान इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब था, वो तो सभी आएगा, तो आगे भी सभी आएगी, सब चीजें आएगी। आरएस का एग्जाम जो है, एग्जाम नॉलेज का कम है, मैनेजमेंट का ज्यादा है। मैनेज करना है, इतने सारी चीजों को एक साथ मैनेज करना ही अपने आप में एक बड़ी डील होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ था कोई जमाने में, अपने जब पढ़ा था तो ऐसे कुछ ईश्वर के अस्तित्व पर उनकी बातें अपन कर रहे थे। ठीक है, तो ईश्वर के अस्तित्व को भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का जो संकल्प होता है वो पवित्र संकल्प होता है, वो पूर्ण रूप से बौद्धिक है। ईश्वर में भावनाओं का लेश मात्र भी नहीं है। ये तो हुआ इमैनुअल कांट। अब इसके बाद में अगले लिखो विकासवादी। हीगल, फ्रेडरिक हीगल जो है वो पढ़ लिया। हीगल जो है वो उसने क्या कहा
जगत का परम तत्व जो है वो क्या है? पूर्ण चैतन्य है। जगत का परम तत्व पूर्ण चैतन्य सभी के अंदर ये उपस्थित है, चाहे वो जड़ तत्व है जो मैटर है उसमें भी चेतना होती है, पर मैटर में चेतना होती है दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभिव्यक्त अवस्था में नहीं होती है, वो एक्सप्रेस फॉर्म के अंदर नहीं है, इसलिए दिखती नहीं है। और बाकी के अंदर उसका जो है वो थोड़ी थोड़ी अभिव्यक्ति हो रही है, और जैसे जैसे अभिव्यक्ति हो रही है वैसे वैसे विकास की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी हुई है। तो मैटर से ज्यादा अभिव्यक्त अवस्था कहां पर है? वनस्पति में, वेजिटेशन में। वेजिटेशन से ज्यादा जीव जंतु में, और जीव जंतुओं से ज्यादा मनुष्य में। और वर्तमान के अंदर जो चेतना सबसे ज्यादा अभिव्यक्त है वो किसमें है? मनुष्य में। परंतु ये कोई फाइनल स्टेज नहीं है, अब इसके आगे भी और अभिव्यक्त होगी, और आगे आगे क्या आगा? ईश्वर। और जब 100% हो जाएगा तब ईश्वर ही होगी। तो मनुष्य की जो पूर्ण चैतन्य अवस्था है उसी को क्या कहा जाता है? ईश्वर कहा जाता है। फिर इसने कहा कि जो नैतिकता है उसके भी 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है? वो आरंभिक अवस्था होती है, इनिशियल स्टेज। ये सब्जेक्टिव स्पिरिट है। सब्जेक्टिव स्पिरिट मतलब आत्मनिष्ठ चेतना। चेतना आत्मनिष्ठ होती है, इस वजह से जो व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित, इनमें व्यक्ति ज्यादा महत्व किसको देता है? व्यक्तिगत हित को, क्योंकि मानता है विरोधाभासी है, और ये कहता है कि व्यक्तिगत हित जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, सामाजिक हित महत्वपूर्ण नहीं है, और सामाजिक हितों की अवहेलना करने लग जाता है। फिर दूसरा आता है आत्म प्रेरणा की अवस्था। आत्म प्रेरणा की अवस्था में क्या होता है? वस्तुनिष्ठ चेतना होती है, ऑब्जेक्टिव स्पिरिट हो जाती है। और ऑब्जेक्टिव स्पिरिट के अंदर व्यक्ति सामाजिक हितों के लिए काम करता है। क्यों करता है सामाजिक हितों के लिए? क्योंकि उसको लगता है कि सोशल इंटरेस्ट के लिए काम करूंगा तो उससे इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी फुलफिल हो ही जाएंगे, ठीक है, वो विरोधाभासी नहीं है इस वजह से। फिर तीसरा जो होता है वो होता है, वो अंतिम अवस्था होती है, पूर्ण जो या एब्सोल्यूट स्पिरिट होती है, उसके अंदर पूर्ण चैतन्य की अवस्था होती है, और उसके अंदर ये जो व्यक्तिगत हित है, इन व्यक्तिगत हितों का भाव खत्म हो जाता है, और वो भाव भी समाप्त हो जाता है। इस वजह से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सामाजिक हितों के लिए काम करता है, व्यक्तिगत हितों के बारे में उसको कोई जानकारी भी नहीं होती, ठीक है। ये 3 स्टेजेस होते हैं। फिर एक सिद्धांत बताया, द्वंदात्मक सिद्धांत, डायलेक्टिकल प्रिंसिपल। डायलेक्टिकल प्रिंसिपल क्यों बताया इसने? विकास की प्रक्रिया को समझाने के लिए कि डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से चल रही है। तो कैसे चल रही है डेवलपमेंटल प्रोसेस? तो उसने कहा कोई भी विचार हो, कोई वस्तु हो, या कोई भी संस्था हो, या कोई व्यवस्था हो, वो सबसे पहले जो है वाद के रूप में अस्तित्व में आती है। उसमें कुछ कमियां होती है, कमियों के कारण प्रतिवाद, एंटीथीसिस जो है वो आ जाता है। थीसिस और एंटीथीसिस, और थीसिस एंटीथीसिस इन दोनों के बीच में डायलेक्टिक्स होता है, इन दोनों के बीच में द्वंद होता है, और द्वंद होता है तो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और संवाद अस्तित्व में आ जाता है, सिंथेसिस। और सिंथेसिस भी कंप्लीट होता नहीं है, उसमें भी कुछ कमियां होती है। कमियां होती है तो नेक्स्ट स्टेज के लिए फिर से वाद बन जाता है, फिर इसमें जो कमियां होती है फिर से प्रतिवाद आता है, फिर से द्वंद होता है, फिर से प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आत्मपूर्णता को प्राप्त नहीं कर लिया जाए, जब तक कि परफेक्शन जो है उसको अचीव नहीं कर लिया जाए। तो इस तरह, और इसी से ये द्वंदात्मक सिद्धांत है, इसी से उसने किसको एक्सप्लेन किया? राज्य को। स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर है? स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है क्या? राज्य क्या होता है? राज्य एक राजनीतिक अवधारणा होती है जो कि 4 तत्वों से मिलकर बनी होती है। 4 एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं उसके। एक टेरिटरी होती है, क्षेत्र होता है, जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, सरकार होती है, और उसके अंदर सरकार में क्या होती है? संप्रभुता जो है वो हुआ करती है। तो ये 4 चीजें मिलकर स्टेट बनाती है। तो स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आया? तो कैसे आया एग्जिस्टेंस में? इसने कहा डायलेक्टिक्स है कि सबसे पहले परिवार था, परिवार एक वाद था, परिवार में कुछ गुण थे। गुण क्या थे? परार्थ का गुण होता है वहां पर, और परंतु सीमितता होती है, अल्ट्रुइज्म तो होता है परंतु वो लिमिटेड होता है। और उसके कारण ये जो कमियां है, कमियों के कारण प्रतिवाद अस्तित्व में आएगा, वो है समाज। समाज में क्या है? स्वार्थ है और सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता है और स्वार्थ है। और इस वजह से जब डायलेक्टिक्स आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के तो कौन अस्तित्व आ जाता है? राज्य। और राज्य एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर सार्वभौमिकता भी होती है। क्या कर दिया तुमने? ऐसे कर दिया क्या? कम यहां से नीचे से करना था। हाँ, ये भी ऐसे ही घुमा रहे हो, रहने तो करता जैसा है वैसे रहना था। वाद प्रतिवाद संवाद हो नहीं पा रहा, आ जाती है। तो इससे राज्य को क्या अस्तित्व बताया? उसने कहा कि राज्य जो है वो सार्वभौमिक रूप से परार्थ के लिए काम करता है, और जो सार्वभौमिक रूप से परार्थ के लिए काम करता है वही पूर्ण नैतिक होता है। इसलिए राज्य को कहा कि राज्य जो पूर्ण नैतिक संस्था है, कंप्लीटली एथिकल है। और राज्य को तो किससे कंपेयर कर दिया उसने? ईश्वर जो है, ईश्वर से कंपेयर कर दिया कि, और क्या कहा उसने? कौन सा कथन उसका? राज्य जो है धरती पर ईश्वर का अवतार है। स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड अपॉन अर्थ। तो ये है ईगल। फिर ईगल के कुछ और अन्य कथन भी है। वो एक और अन्य कथन क्या है? वो है जीने के लिए मरो। रॉल्स के समक्ष क्या समस्या है? प्राथमिक वस्तुओं का क्या करना? उसको वितरण करना। प्राथमिक वस्तुएं कौन सी होती है? स्वतंत्रता, अवसर, सम्मान, अधिकार, कर्तव्य, ये सब प्राथमिक वस्तुएं। इनका अवसर करना, इनका वितरण करना, न्यायपूर्ण वितरण करना, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और न्यायपूर्ण वितरण करने के लिए उसने कहा कि पहले की जो विचारधाराएं हैं, जो सिद्धांत है, वो इसके लिए काफी नहीं है। पहले कौन सी विचारधारा है? उपयोगितावाद। तो इसलिए उपयोगितावाद की आलोचना करता है। यूटिलिटेरियनिज्म की, यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो कोई बहुत फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी नहीं है। अब हमको एक नई थ्योरी बनानी पड़ेगी न्याय की। और नई थ्योरी कैसे बनाए? तो इसने कहा कि हम हेल्प ले सकते हैं किसकी? सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो उसकी हेल्प ले सकते हैं। सामाजिक संविदा के अंदर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कहा गया कि किसने दी? हॉब्स, लॉक और रूसो ने। और उन्होंने किसके लिए दी है? राज्य के अस्तित्व को बताने के लिए, स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है उसको बताने के लिए दी। और पर उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप में ऐसा कोई संविदा हुई होगी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो शायद नहीं भी हुआ हो, पर कल्पना है। तो जैसे उन्होंने कल्पना की थी तो हम भी कल्पना कर सकते हैं। और हम कल्पना करेंगे किस चीज के लिए? न्याय का सिद्धांत बनाने के लिए। और कल्पना करो और ये सोचो कि सभी बुद्धिजीवी एक जगह आए हुए हैं, और अब उन बुद्धिजीवियों को जो है वो क्या करना है? न्याय का सिद्धांत बनाना है। पर ये जो बुद्धिजीवी, इनको कुछ बातों का ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसे इनको ये पता नहीं होना चाहिए कि इनकी समाज में स्थिति कौन सी है, सोशल स्टेटस कौन सा है, इनकी खुद की आवश्यकता, जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनके बारे में पता नहीं होना चाहिए। और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, इनके भविष्य की योजनाएं क्या है, उसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति को क्या कहा गया? यह अज्ञानता का पर्दा। और इस स्थिति को कहा गया ओरिजिनल पोजीशन, या मूल स्थिति, वास्तविक स्थिति जो इसको कहा जाता है, ठीक है। और फिर जब ऐसी स्थिति में लोग होंगे तो फिर वो 2 बातों में सहमत होंगे कि सभी को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इक्वल लिबर्टी टू ऑल। और दूसरा,
सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का वितरण कुछ इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि सभी को समान अवसर मिले। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ मैनर दैट ऑल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सभी को समान अवसर मिले और जो सबसे कमजोर वर्ग है उसको क्या दिया जाना चाहिए, संरक्षण भी दिया जाना चाहिए। जो वीकेस्ट सेक्शन है उसको आप संरक्षण भी दो, और ये वीकेस्ट सेक्शन को संरक्षण देना ये क्या कहलाता है, डिफरेंस प्रिंसिपल, अंतर का सिद्धांत जो है वो कहलाता है, डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वो है। और फिर इसने कंपैरिजन किया कि जो समाज होता है वो किसके रूप में होता है, एक चेन के रूप में होता है। समाज जो एक चेन जैसा है, और चेन को अगर हमें सशक्त रखना है, बनाए रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका जो सबसे कमजोर पार्ट है, कमजोर कड़ी है, उसको हमें संरक्षण देना चाहिए। तो वैसे ही समाज के अंदर भी ऐसा करना पड़ेगा, और भारतीय संविधान के अंदर भी इसी आधार पर जो है क्या किए गए, कुछ सकारात्मक प्रयास जो है वो किए गए। तो यह गया जॉन रॉल्स। अब लिखो गांधी का नीति शास्त्र। अब लगेंगे हम गांधीयन एथिक्स। भारत में आ जाते हैं। अब बहुत दिनों के विदेशों में घूमते हुए भारतीय अहिंसा का एक सामान्य अर्थ होता है निषेधात्मक अर्थ, इसका एक नेगेटिव मीनिंग होता है। वो क्या होता है, मन कर्म वचन से किसी को हानि ना पहुंचाना या किसी को कष्ट ना पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। परंतु इसका एक सकारात्मक अर्थ भी है, और वो है कि दूसरों के प्रति प्रेम का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव रखना और दूसरों की सेवा करना, ये करना जो है वो अहिंसा कहलाता है। इन दोनों ही अर्थों में इन्होंने लिया, दोनों अर्थों के अंदर इसको स्वीकार किया गया अहिंसा को। और फिर इन्होंने कहा कि अहिंसा जो होती है वो सभी प्राणियों के अंदर ईशा, अहिंसा क्यों होनी चाहिए, तो सभी प्राणियों में क्या होता है, ईश्वर, ईशावास्यमिदं सर्वम। और ईशावास्यमिदं सर्वम में अगर आप विश्वास करते हो तो सभी प्राणियों में ईश्वर का निवास है, और ईश्वर का निवास है तो प्राणियों के बीच में जो संबंध होंगे वो स्वस्थ संबंध होने चाहिए, और वो स्वस्थ संबंध किससे पॉसिबल है, सिर्फ अहिंसा से ही पॉसिबल। और अहिंसा जो है ये कोई आदर्श नहीं है, ये मनुष्य के जीवन जीने का मूलभूत तरीका है। जो मनुष्य का जो नेचर है वो नेचर ही कैसा है, अहिंसक ही है। जैसे पशु का नेचर जो होता है वो क्या होता है, हिंसक होता है, वैसे मनुष्य का नेचर जो है वो अहिंसक है। और समस्या का हल जो है वो किया जाए, अगर किसी समस्या का हल हिंसा से भी कर सकते हैं, अहिंसा से भी कर सकते हैं, पर हिंसा से जब हल करते हैं तब क्या होता है, तब वो जो हल है वो अस्थायी भी होता है और साथ साथ में एक पक्षीय होता है। और अहिंसा से किया गया हल जो है स्थायी होता है और सर्वपक्षीय होता है। और अहिंसा जो है वो कायरता और अहिंसा समानार्थक नहीं है, क्योंकि अहिंसा एक उत्कृष्ट मूल्य है जो कि नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित है, जबकि कायरता एक निकृष्ट मूल्य है जो कि किस पर आधारित है, विवशता और कमजोरी पर आधारित है। और अगर हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना है तो किसे चुना जाना चाहिए, हिंसा को चुना जाना चाहिए, क्योंकि हिंसक व्यक्ति जो है उसको अहिंसक बनाया जा सकता है, पर कायर व्यक्ति को जो है वो अहिंसक नहीं बनाया जा सकता। और अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा को साधन माना गया और सत्य जो है वो साध्य। फिर आता है अस्त्य, अस्त्य का अर्थ होता है चोरी न करना। इसको व्यापक अर्थों में कहा कि चोरी तीन प्रकार की होती है, मानसिक चोरी, भौतिक चोरी और वैचारिक चोरी। मानसिक चोरी तो चोरी का विचार मन में लाना, मानसिक चोरी गलत है। भौतिक चोरी का मतलब दूसरे की वस्तु पर अधिकार कर लेना, और तीसरा किसी दूसरे के विचारों को स्वयं का बताकर प्रसारित करना क्या कहलाता है, वैचारिक चोरी। और ये अस्त्य जो इसका पालन करने के लिए सत्य और अहिंसा का पालन किया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करता है तो अस्त्य का पालन स्वतः ही हो जाता है, उसके लिए कोई विशेष प्रयास जो करने की जरूरत नहीं। फिर होता है परिग्रह। अपरिग्रह का सामान्य अर्थ होता है एकत्रित ना करना, परंतु इसका एक व्यापक अर्थ भी है। पहला तो बिना श्रम किए कोई किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करना चाहिए, और दूसरा अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने के बाद में जो कुछ भी बचता है उसका प्रयोग समाज के लिए करना चाहिए। यहां तक पढ़ लिया था। फिर न्यासधारिता का सिद्धांत, देखो न्यासधारिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, कल कहां तक पढ़ लिया था, वर्ण व्यवस्था तक जो है वो पढ़ लिया कि भाई उनके जो है सामाजिक विचार, और सामाजिक विचार में एक तो अपने सर्वोदय का विचार पढ़ा, सर्वोदय के बाद में अस्पृश्यता के बारे में उनका क्या विचार है, फिर हमने पढ़ा महिलाओं के संबंधी विचार और वर्ण व्यवस्था संबंधी। तो वर्ण व्यवस्था को ये क्या मानते हैं, सही मानते हैं। क्यों मानते हैं सही, वर्ण व्यवस्था जो है वो श्रम विभाजन की एक प्रणाली है, श्रम विभाजन की प्रणाली है जिससे मांग और आपूर्ति जो है उसको के अंदर संतुलन स्थापित किया जाता है। और वर्ण व्यवस्था को इन्होंने जन्म आधारित माना है। जन्म आधारित इसलिए माना है क्योंकि कुशलता, कौशल जो है वो परिवार से ही सीख लिया जाता है, और परिवार से जब व्यक्ति कौशल सीख लेगा तो उसको लाइवलीहुड के लिए, आपकी आजीविका के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और आजीविका के लिए संघर्ष नहीं करेगा तो क्या होगा, इससे एक तो उसको समय रहेगा जो आध्यात्मिक विकास कर सके, और दूसरा समाज के अंदर जो है कंपटीशन वगैरह नहीं होगी, प्रतियोगिता ना होकर सहयोग का भाव जो है, सहयोग का भाव समाज के अंदर होगा। तो इस वजह से ये कहते हैं कि साहब जो वर्ण व्यवस्था है वो सही है, ठीक है। हालांकि ये जाति आधारित भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। इन्होंने कहा जाति आधारित भेदभाव कैसे हैं, कृत्रिम है। और वो कृत्रिम रूप से क्यों बने, क्योंकि हम श्रम के अंदर जो है वो ऊंच नीच करते हैं। हम ये मानते हैं कुछ श्रम तो ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ कम महत्वपूर्ण, कुछ को उत्कृष्ट मानते हैं, कुछ को निकृष्ट मान लेते हैं, जबकि ये सही नहीं है। सभी प्रकार के श्रम जो है वो एक समान होते हैं। और उन्होंने कहा कि एक नाई और एक जो वकील है उनके जो सैलरी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो ये इनके विचार है वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार। इसके बाद में अगला आर्थिक विचार, आर्थिक विचार, इकोनॉमिक आइडियाज। इकोनॉमिक आइडियाज, आर्थिक विचार क्या है, आर्थिक विचार किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन। एक तो आर्थिक विचार पढ़ लिया था पहले, ट्रस्टीशिप, वो तो है उनका आर्थिक दर्शन। इसके अलावा और किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, कैसी इकोनॉमी जो है कैसी होनी चाहिए। तो इनकी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में ये समर्थन करते हैं किसका, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन कौन करता है, महात्मा गांधी। भाई एक गांव हो और गांव के अंदर सभी जो डिमांड और सप्लाई है वो सारी सारी काम पर पूरी हो जाए, गांव में पूरी हो जाए, किसी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया और साथ साथ में औद्योगिकरण का जो है उसका विरोध किया, कैपिटलिज्म का विरोध किया और साथ में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो उसका विरोध किया। क्यों किया औद्योगिकरण का विरोध,
तो इन्होंने कहा जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे, उद्योग लगने से क्या होगा, उद्योग लगने से उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर उन्होंने कहा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके कारण जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको बेचना पड़ेगा, और बेचने के लिए नए बाजार तलाशे जाएंगे, और नए बाजार अगर तलाशे जाएंगे तो फिर साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को जो है वो बढ़ावा मिलता है, उससे इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस जो है वो बढ़ती है, या साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां बढ़ती है कि नई नई कॉलोनीज बनाई जाए, नए उपनिवेश बनाए जाए, और उन उपनिवेशों में जाकर आप अपने जो है उत्पादों को बेचोगे। तो प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। फिर इनका दूसरा कहना है कि उद्योग जब उत्पादन करेंगे तो उद्योगों के उत्पादन करने से जो रोजगार है उसका संकट उत्पन्न हो जाएगा, सारी सारी चीजें जो उद्योग बना रहे हैं तो रोजगार, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार हो जाएंगे तो इसके कारण भी समाज के अंदर सहयोग न रहकर समस्या खड़ी हो जाएगी, आपस में जो है कटुता आ जाएगी, उनके अंदर प्रतियोगिता का भाव हो जाएगा, तो ये एक दूसरा रोजगार का संकट उत्पन्न करते हैं, इसलिए भी उद्योग सही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा औद्योगिकरण करोगे उतना ज्यादा व्यक्ति आध्यात्मिकता से दूर होता जाता है और भौतिकतावादी बन जाता है, मटेरियलिस्टिक बन जाता है, और मटेरियलिस्टिक बन जाता है तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसका समर्थन करते हैं, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण का समर्थन करते हैं। तो इसका मतलब वर्तमान के अंदर भारत जो है वो गांधी के विचारों पर नहीं है। अपन तो नहीं मानते कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था होनी चाहिए या फिर गांव के अंदर आत्मनिर्भर बने, ऐसा कुछ नहीं। हम तो जो है औद्योगिकरण को भी मानते हैं और हम जो है वो पूंजीवाद को भी की तरफ भी जा रहे हैं, पर गांधी जी का इससे बिल्कुल उल्टा जो है वो बात कही गई। देखो आर्थिक विचार, इकोनॉमिक आइडियाज, गांधी जी के बाद अन्य विचारक पढ़ेंगे, उससे सबसे पहले पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लो, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यार। गांधी जी के एकादश व्रत बताइए, एक्सप्लेन 11 vows ऑफ गांधी जी। गांधी जी के एकादश व्रत बताइए। 7 पापों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन 7 सिंस। गांधी जी के अनुसार 7 पापों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन 7 सिंस अकॉर्डिंग टू गांधी जी। 7 पाप। क्या हृदय परिवर्तन एक व्यवहारिक दर्शन है? इज चेंज ऑफ हार्ट अ प्रैक्टिकल फिलॉसफी? क्या हृदय परिवर्तन एक व्यवहारिक दर्शन है? न्यासधारिता से आर्थिक असमानता का हल निकाला जा सकता है। ट्रस्टशिप कैन रिजॉल्व। न्यासधारिता से आर्थिक असमानता का हल निकाला जा सकता है। ट्रस्टशिप कैन रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। एक्सप्लेन। और फिर वो आरडीएनएस वाला स्टेटमेंट लिख लो। वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं का हल गांधीवादी विचारों से निकाला जा सकता है। प्रेजेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व्ड थ्रू गांधीयन आइडियाज। वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं का हल गांधीवादी विचारों से निकाला जा सकता है। सत्य साध्य है और अहिंसा साधन। ट्रुथ इज द एंड एंड नॉन वायलेंस इज अ मीन। सत्य साध्य है तथा अहिंसा साधन। समझाइए, प्लेन। गांधी जी किस आधार पर वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं? ऑन व्हाट बेसिस गांधी जी एक्सेप्ट्स वर्ण सिस्टम? गांधी जी किस आधार पर वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं? ऑन व्हाट बेसिस गांधी जी एक्सेप्ट्स वर्ण सिस्टम? गांधी जी किस आधार पर वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं? सर्वोदय से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्वोदय? सर्वोदय से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में इस नीति को किस प्रकार लागू किया जा रहा है? हाउ दिस पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट प्रेजेंट? वर्तमान में इस नीति को किस प्रकार लागू किया जा रहा है? हाउ दिस पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड प्रेजेंटली? वर्तमान में इस नीति को किस प्रकार लागू किया जा रहा है? ठीक है, ये लिख लेना कुछ, कितने 50 में भी लिख लेना और 100 में भी। मिनिमम 50, मैक्सिमम 100।